सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप तो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। तो नंबर थ्योरी का बेसिकली थर्ड लेक्चर, है ना। और इसमें क्या एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, है ना। आज का टॉपिक है फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, है ना। आज का टॉपिक है फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट। क्या मेथड है ये? बहुत ही डिसेंट मेथड है ना, पहली चीज़ तो, है ना। इनफाइनाइट डिसेंट है लेकिन मेथड बहुत डिसेंट है अपना ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट क्या है, और उसके बाद में इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कॉल्ड वीटा जंपिंग, है ना। वेटास जंपिंग, है ना। ये एक टॉपिक और थोड़ा सा अमेजिंग हो जाता है, जो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एक तरह से आप ये समझिए कि आता तो अलजेब्रा में है, लेकिन यूज़ अगर हम नंबर थ्योरी के बिहाफ पे करें तो एक अच्छी खासी डायोफेंटाइन इक्वेशन को आ, एक बहुत अलग लेवल पे, बहुत अलग तरीके से निपटाने में इसके अंदर एक वो कैपेसिटी है जो डाइवर्ट कर देता है प्रॉब्लम को ना। अब यार, प्रॉब्लम को डाइवर्ट कर देता है मतलब क्या है? मतलब आप ये समझो कि आज अपन, है ना, दो आईएमओ की प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना। दो आईएमओ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। और ये दो आईएमओ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, इन दोनों में ऐसा नहीं कि एक बैक टू बैक ईयर्स में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, नहीं नहीं। ये प्रॉब्लम अलग अलग ईयर में, इनका दोनों कौन कौन से ईयर में इनका डिफरेंस बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, है ना। उसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, जो वेटास जंपिंग से बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। बट वेटास जंपिंग अकेला उसमें अकेला जो है वो मतलब मेन फोकस वाली चीज़ नहीं है। आपको पहले सीखना पड़ेगा फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, है ना। फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट जब हम सीखेंगे तब हमें पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें ऑलरेडी पता है कि इनका सोल्यूशन आगे जाके नहीं निकलता है ना, ठीक है। बट उसको जनरलाइज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट। और उसके बाद में हम वेटास जंपिंग समझेंगे, जिसमें हम वेटास जंपिंग इज बेसिकली एक प्रोसेस, है ना, एक छोटा सा प्रोसेस है ना। वो प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है और उससे कॉन्ट्राडिक्शन निकाल लेना होता है। किसका कॉन्ट्राडिक्शन निकाल लेना होता है? फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट के अगेंस्ट हम कुछ अज्यूम करते हैं, उसका कॉन्ट्राडिक्शन निकाल के जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना होता है वो प्रूव कर देते हैं। वेटास जंपिंग बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वेटास जंपिंग बस एक क्या है, एक प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस हमें आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को जनरलाइज करने का मुझे शानदार तरीका लगता है, ठीक है। बात करते हैं, है ना, फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट पे, ठीक है। यार, सबसे पहली चीज, फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट को पढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें अपने को पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। जिनमें सबसे पहली बात है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, है ना। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए ना। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के नाम पे ना जाकर के हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक सेट है ना, अगर मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन 50 एंड 100, है ना। 50 और 100 के बीच में जो जो नंबर्स आ रहे हैं, उन सारे नंबर्स का जो सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट, वो हमारा कोई एक सेट है, ठीक है ना, सेट ए, है ना। तो अगर ए का मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो आपको पता चलेगा कि ए के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। 51, 52 से लेकर के 53 से लेकर के सो ऑन 99 तक के नंबर्स आएंगे ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, तो 50 और 100 के बीच में, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो लाई कर रहे हो 50 और 100 के बीच में, ठीक है ना, ठीक है ना, लाइंग बिटवीन, है ना, ठीक है ना सर, लाइंग बिटवीन 50 एंड 100, तो 50 और 100 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनका एक सेट बना लिया मैंने, मान लीजिए। अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप नेचुरल नंबर्स का कोई भी एक सेट बनाएंगे, नेचुरल नंबर्स का क्या बनाएंगे, कोई भी एक सेट बनाएंगे, ठीक है ना, और वो सेट जो है उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है ना, क्या है उस सेट में, है ना, फाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है ना। फाइनाइट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अगर काउंटेबल हैं तो हम उसे बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट वाला सेट, ठीक है। अब फाइनाइट सेट है कोई भी एक जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है ना, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उसमें है और वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो डेफिनेटली उसमें, उस पूरे सेट में एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट। ये बात कौन बोलता है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलता है ना। और ये मतलब वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप ऐसे मानिए कि ये बेसिकली अगर यूक्लिड अगर ये स्टेटमेंट देता, या यूक्लिड ये स्टेटमेंट देते, तो डेफिनेटली इनका नाम एक्सियम्स होता ना, क्योंकि ये बहुत
मतलब एक तरह से फैक्ट वाली चीज है ना कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स का कोई भी सबसेट मतलब कोई भी छोटा पार्ट, नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, एक से लेके इन्फिनिट तक जितने भी बीच में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं सबका सेट है, उसका कोई भी एक सबसेट ले लो, उसका कोई भी एक छोटा टुकड़ा ले लो जिसमें, है ना, फाइनाइट एलिमेंट्स है ना, ठीक है ना, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स एज पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जरूर होगा, जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, है ना, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स है, तो उसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है ना, सबसे छोटा नंबर 1 है ना। ये जो सेट है 51 से लेकर 99 तक, इसमें भी एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, कौन है, 51, ठीक है ना। तो जब भी आप नेचुरल नंबर्स का कोई एक सेट बनाओगे तो उसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा होगा। ये बात क्या होती है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए बोलना होगा कि इस सेट में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना, तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर वो सेट एक सबसेट है किसका, एक फाइनाइट एलिमेंट वाला सबसेट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का। अगर फाइनाइट एलिमेंट का नहीं भी बोलते हो ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो उनमें भी एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो हमेशा होगा ही होगा। क्लियर। तो आप ये समझें, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है उसके बेसिस पे हमेशा हम क्या बोलेंगे कि हर एक सबसेट जो पॉजिटिव इंटीजर्स का है उसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। और ये हमें अज्यूम करना होगा हर एक प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में हम क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट लगाने वाले हैं, उसमें हमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा अज्यूम करना होगा। इसलिए मैं ये बात आपको बहुत जोर देकर के बोल रहा हूं कि ये बात समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो आ जाता है अपना फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट। पहली चीज की थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं ना कि इसके पीछे स्टोरी क्या है ना। स्टोरी समझ में आएगी तो कंसेप्ट समझ में आएगा तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में सोचेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, फिर 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, फिर वहां पे चीजें थोड़ी पक्की होनी शुरू होंगी, उसके बाद में आइए वो प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। ये कहता है कि द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कोई एक सेट है, ठीक है, फॉलोज द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, है ना, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करेगा। सो ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन अ गिवन वन, है ना। तो उस सिचुएशन में आप ये समझिए कि किसी भी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक सेट है ना, ठीक है ना, कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी है ना, पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट है बेसिकली ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेट में 7 से छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि अकॉर्डिंग टू वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, और ये बात आप बेसिक उस तरीके से समझ सकते हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का नाम बार बार ना भी लें तो भी चलेगा, कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कोई सेट है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कि नॉन नेगेटिव है वो 0 1 2 3 से लेकर के इनफिनिट तक जाएंगे। उनमें किसी भी जगह आप खड़े होकर के सोचो कि जैसे मैं सोचूं 7 से छोटे जो नंबर्स हैं, 7 से छोटे जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कितने हैं, तो आपको पता चलेगा 7 जने हैं, 0 से शुरू होकर 7 जने हो जाएंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 जने हो जाएंगे, है ना। तो 7 से छोटे हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये बात आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है। क्या बोला इसने बोला कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फॉलोज द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, सो ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन एनी गिवन वन। कोई भी गिवन इंटीजर है तो उससे छोटे एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं उस सेट में, है ना, इनफाइनाइट नहीं करते। बड़े हो सकता है इनफाइनाइट हो, क्योंकि अगर इंटीजर्स का देखा जाए तो 0 से शुरू होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो कहां से शुरू होते हैं साहब,
0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है ना। अब ये सो ऑन में कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि यार यहाँ पे ना सर कहीं पे 17 आएगा, मैंने कहा आएगा बिल्कुल, उससे छोटे जो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो मैं तुरंत बोल दूंगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे ना, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ये बात क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली बात यही है ना। तो इन अदर वर्ड्स ये कहना ये चाहता है कि देयर इज नो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का अगर आप एक सीक्वेंस बना रहे हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं होगा, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं होगा। अच्छा, बात समझ में आ गई, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना है ना। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए है ना, अगर कोई एक इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, लेट अस से कोई भी एक, यहां पे भी एक वेरिएबल टर्म रख देते हैं, लेट्स से जेड स्क्वायर, ठीक है ना साहब, क्या रख देते हैं, जेड स्क्वायर। तो अगर मैं ये बोलूं आपको किसी भी हालात में, है ना, कि यहां पे मैंने कोई नंबर रखा, यहां पे कोई नंबर रखा और यहां पे भी कोई नंबर रखा, तो इसका एक सोल्यूशन आ गया एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना था किसके लिए, जिसमें एक्स वाई और जेड जो है वो नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करे ना, नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करे, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या बोला कि एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट जो है ना इज अ सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। अगर एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इसका एक सोल्यूशन है, तो मैंने एक्स नॉट को लेट अस से p टाइम्स x1 से रिप्लेस किया, y नॉट को p टाइम्स y1 से रिप्लेस किया, z नॉट को p टाइम्स z1 से रिप्लेस किया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पहले ये x नॉट का स्क्वायर प्लस y नॉट का स्क्वायर जो था वो z नॉट के स्क्वायर के बराबर था, यही था। अब आपने x नॉट की जगह पे p x1 डाल दिया, तो यहाँ पे p स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा, y नॉट की जगह पे p स्क्वायर y1 स्क्वायर हो जाएगा, और z नॉट की जगह पे पी स्क्वायर z1 स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने पी स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, तो आपकी इक्वेशन जो है वो फिर से आ गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इट लुक्स लाइक द प्रीवियस वन इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन जो है वो प्रीवियस वन इक्वेशन के जैसी ही दिखती है। अब फिर मैं बोलूंगा कि अभी x1, y1 और z1 तीनों p से डिविजिबल हैं, मान लो डिविजिबल हैं, है ना, तो उस हालात में आप x1 को फिर px2 लिखोगे, y1 को py2 लिखोगे, z1 को pz2 लिखोगे। तो ऐसा जब आप लिखोगे तो फिर से ये इक्वेशन स्विच होके x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z2 स्क्वायर बन जाएगी। और आप ऐसा प्रोसेस करते जाओ, करते ही जाओ, मैं कह रहा हूं करते जाओ, है ना। तो अगर x नॉट, y नॉट, z नॉट के बारे में आप सोचो कि सबसे पहले इनिशियली आपको यही सोल्यूशन मिला, ये सोल्यूशन जो है इसमें जो x नॉट की वैल्यू है उसको आपने px1 से रिप्लेस किया, ठीक है ना, px1 से रिप्लेस किया, राइट। तो अब आपको क्या लगता है, p तो प्राइम नंबर है, तो अभी x1 बड़ा है या x नॉट बड़ा है, x नॉट बड़ा है, तो x नॉट को आपने रिप्लेस किया x नॉट से छोटे x1 से, फिर आगे चल के आपने x1 को रिप्लेस किया x2 से, फिर आपने x2 को रिप्लेस किया किससे, x3 से, एंड सो ऑन। आप ऐसा करते गए और आप कहां तक करते गए ये चीज, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, क्योंकि ये इक्वेशन तो कभी मना ही नहीं करेगी इस चीज के लिए, क्योंकि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटता जा रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है बेटा कि एक्स नॉट अगर मान ले, एक्स नॉट मान ले कि एक्स नॉट अगर 72 है, मान ले एक्स नॉट की वैल्यू 72 थी, ठीक है, और मैंने जो प्राइम नंबर से डिवाइड किया वो प्राइम नंबर मान ले 2 था, है ना, प्राइम नंबर क्या था, 2 था ना। तो आपको पता है x1 जो होगा वो x नॉट अपॉन p होगा, तो 72 में 2 का डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा, इसका वैल्यू 36 आ गया, फिर 2 का डिवाइड किया 18 आ गया, फिर 2 का डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 2 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन अ फिक्स्ड इंटीजर, स्मॉलर देन फिक्स नेचुरल नंबर, कोई एक फिक्स नेचुरल नंबर है जैसे 10 है, 10 से छोटे जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। अगर इनफाइनाइट होते तो मिलते जाते आपको आगे से आगे वैल्यूज, है ना, बट छोटे
जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इसलिए आपको ये जो ऐसा सीक्वेंस है जिसमें x नॉट बड़ा है, उससे छोटा x1, उससे छोटा x2, उससे छोटा x3 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, और x नॉट क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उससे छोटे इंटीजर्स फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो ये सीक्वेंस जो है ना, जो ये इक्वेशन कह रही है कि ये सब कुछ जो चलता जा रहा है, इसमें तो आप धड़ाधड़ x2 को px3 से, x3 को px4 से, x4 को px5 से रिप्लेस करते जाओगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर इंटीजर से, नॉन नेगेटिव इंटीजर से छोटे कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं एक फाइनाइट नंबर में, और सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट। तो हम फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट से ये बोलते हैं कि इस इक्वेशन का, है ना, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें यहां से ये पता चल रहा है कि एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, वो भी इनफाइनाइट टर्म्स वाला, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट कि देयर इज नो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसका ये एक्चुअल प्रिंसिपल ये नहीं है ना, एक्चुअल चीज है क्या, उसको धीरे धीरे फील में लेके आते हैं ना, ठीक है ना, धीरे धीरे इसको समझते हैं ना, थोड़ा सा इस अभी जो हमने सीखा है उसको और थोड़ा सा इन जनरल समझते हैं। क्या समझते हैं कि लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है साहब, है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, उस m पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए pm जो है वो होल्ड करता है, ठीक है ना, pm क्या करता है साहब, pm होल्ड करता है ना, ठीक है, होल्ड करता है मतलब pm जो है वो ट्रू है ना, pm क्या है, ट्रू है, कोई एक स्टेटमेंट है pn, उसमें pn कोई एक स्टेटमेंट है ना, pn कोई अपना एक स्टेटमेंट है, उस pn स्टेटमेंट में n की जगह पे जब m डाला तो वो होल्ड्स ट्रू है, तो ये ट्रू है, क्या है, ये ट्रू है, ठीक है साहब, मान गए। लेकिन बात यहां तक होती तो चल जाता, उसने ये बोला कि सपोज दैट व्हेनेवर pm होल्ड्स ट्रू, जब जब pm ट्रू है तब m ग्रेटर देन के लिया है अपन ने, m ग्रेटर देन क्या लिया है, k, है ना, तो जब जब मैंने pm को ट्रू बोला तब वहां पे एग्जिस्ट करता है एक पॉजिटिव इंटीजर j, सच दैट j जो है वो m और k के बीच में है, और pj होल्ड करता है, pj क्या करता है, होल्ड करता है, देन देयर एग्जिस्ट, वहां पर एग्जिस्ट करता है कौन, पॉजिटिव इंटीजर j, है ना, सच दैट, ठीक है ना, सच दैट क्या बोलेंगे कि pj जो है वो होल्ड करता है, ठीक है ना साहब, है ना, pj होल्ड करने का मतलब pj इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ। मतलब जब जब आप ये बोल रहे हो कि pm ट्रू है, m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसा मिला जिसके लिए अपना स्टेटमेंट pm ट्रू है, और pm जब जब ट्रू है तब k और m के बीच में एक इंटीजर j ऐसा जरूर निकल आ रहा है कि pj भी ट्रू है ना, pj भी क्या है, ट्रू। तो अब आप m की वैल्यू मान लो 50 लोगे तो 50 और k मान लो 10 है, तो 50 और 10 के बीच में मान लो 30 आ गया, है ना, तो p30 भी ट्रू हो गया, ठीक है ना। फिर आपने m का वैल्यू 30 लिया, तो 30 लिया तो p15 भी ट्रू हो गया। फिर m का वैल्यू जैसे जैसे बदलते जाओगे तो हर एक बदले हुए m के वैल्यू के लिए एक j का वैल्यू भी क्या आएगा, हमेशा ट्रू आता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, वो फाइनाइट एलिमेंट्स का होता है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का नहीं होता। दैट्स वाई हम फिर बोल देते हैं कि pn इज फॉल्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड तब हम बोल देते हैं कि pn जो है वो फॉल्स है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली इंडक्शन जो अपना होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, इंडक्शन का एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि रिवर्स वेरिएंट समझ लीजिए ना। जैसे हम इंडक्शन को किसी चीज को प्रूव करने के लिए करते हैं, तो किसी चीज को डिसप्रूव करने के लिए ये, है ना, फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तभी इसमें पीएन वीन वाला खेल आया। अभी इस चीज को थोड़ा और जनरलाइज मैनर में समझते हैं ना। ये है इसका मेन, है ना, इंट्यूशन, है ना। इंट्यूशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एन, है ना,
इफ देयर एग्जिस्ट एन n फॉर विच pn वाज ट्रू, है ना, अगर वहां पर कोई एक n ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए pn ट्रू है, ठीक है, एंड वन कुड कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस जिसमें n को रिप्लेस किया सम टाइम्स ऑफ n1, उसको रिप्लेस किया समटाइम्स ऑफ n2 एंड सो ऑन, सच दैट n बड़ा है उससे छोटा है n1, उससे छोटा है n2, उससे छोटा है n3 एंड सो ऑन। एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया वहां पर, जिसके लिए ऑल ऑफ विच वुड बी ग्रेटर देन k, है ना, ये सब के सब k से बड़े हों, एक फिक्स्ड कांस्टेंट से बड़े हों, ठीक है ना, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, एंड नो सच इनफाइनाइट डिसेंडिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट, और ऐसा कोई डिसेंडिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या बोलूंगा? फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो जो द मेथड ऑफ डिसेंट हैज टू वेरिएंट्स, बेसिकली इसके दो वेरिएंट हैं, दोनों वेरिएंट समझने की कोशिश करना। पहला वेरिएंट ये बोलता है कि देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें n1 बड़ा हो n बड़ा हो n1 से, n1 बड़ा हो n2 से, n2 बड़ा हो n3 से एंड सो ऑन, है ना। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का डिक्रीजिंग या बेसिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। इनफाइनाइट टर्म्स वाला डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। यानी आप ये समझिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 से शुरू होंगे। अभी अगर कोई आके बोले 50 से छोटे क्या इनफाइनाइट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो नहीं करते भाई, है ना। तो अगर आपने कोई एक फिक्स वैल्यू n पर आपने बोला कि pn ट्रू था, और फिर आपने एक ऐसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें p ऑफ n1, p ऑफ n2, p ऑफ n3 एंड सो ऑन ये सारे ट्रू हैं और ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में n के, ठीक है ना, तो आप ये बोलोगे कि है ना ये जो स्टेटमेंट है pn वो हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है ना। इस चीज को हम यूज जब करेंगे बेटा, जब हम इस चीज को क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे यार क्या मेथड है सर, मजा आ गया ना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसका? सेकेंड स्टेटमेंट है कि द सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, कोई भी सीक्वेंस अगर मान लो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ni, है ना, उसको ni से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पहला टर्म n0 होगा या n1 होगा, फिर n2, फिर n3, फिर n4 एंड सो ऑन, तो i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो और वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को कि n1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा n2, फिर उससे छोटा n3, फिर उससे छोटा n4 एंड सो ऑन, तो वहां पर एग्जिस्ट करेगा i इस हिसाब से कि ni प्लस 1, ni प्लस 2, ni 3 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर्स लिखे हुए ना ये सारे आपस में बराबर होने पड़ेंगे, तभी ये चीज ट्रू हो सकती है। यानी कोई भी एक स्टेटमेंट Pn के लिए आप फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट लगा रहे हो तो सामने उस स्टेटमेंट के पास में दो चॉइस है। अगर आपने उसके लिए ऐसा डिक्रीजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया कि जिसके हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू है, जिसके हर एक एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो या तो आप उसे क्या बोल दो, या तो आप उसे ये बोल दो कि ये जो स्टेटमेंट है ना साहब ये हमेशा फॉल्स है, या तो आप ये बोल दो कि ये स्टेटमेंट हमेशा क्या है? फॉल्स है। फॉल्स होने का मतलब है इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या तो आप ये मान लो। अगर आप ये नहीं मानते हो तो आप ये बोल दो फिर कि जो हमने ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाया था उस डिक्रीजिंग सीक्वेंस में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, इसमें n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n3 इक्वल टू सारे जितने भी नंबर्स जो मैंने कंस्ट्रक्ट किए थे वो सारे के सारे बराबर है। सारे के सारे क्या है? बराबर। सर सारे के सारे बराबर कब होंगे? हम तो प्राइम नंबर से बार बार डिवाइड कर रहे थे ना, हम तो प्राइम नंबर से क्या कर रहे थे? बार बार डिवाइड कर रहे थे। तो अगर हम प्राइम नंबर से बार बार डिवाइड कर रहे थे तो फिर भी ये बराबर कैसे आ जा रहे हैं? तो मैं बोलूँगा अगर मान लो ये जो अपनी इक्वेशन थी, है ना, ये जो अपनी इक्वेशन थी जिसके बारे में अपन सोच रहे थे, ये वाली इक्वेशन ना, इसमें क्या 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, क्या इसका पहला सोल्यूशन 0,0,0 है? अब मान लो हर एक जीरो में मैं 2 का डिवाइड करके उसको नया वेरिएबल का नाम दे दूं, ठीक है ना, तो भी है ना एक नया सोल्यूशन तो मेरे पास आ रहा है। हालांकि वो है 0 0 0 एक ही सोल्यूशन, लेकिन मैं अपने मन को दिलासा देने के लिए या फिर फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, है ना, उसका सेकंड वेरिएंट जो है ना उसको यूज करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरे इतने सारे मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मैंने जो ये सीक्वेंस बनाया था, इस सीक्वेंस में एक्चुअली ये सारे के सारे बराबर आ गए, सारे के सारे क्या आ गए? बराबर आ गए। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है 0,0,0। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। आई ट्राइड कि आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ में आए। ये दो इसके वेरिएंट है साहब, है ना। अब ये दो वेरिएंट जो हैं
इन दो वेरिएंट का कैसे यूज करना है ना उसको समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत आसान प्रॉब्लम से जो क्लास 10th का बच्चा जानता है कि कैसे प्रूव किया जाता है। दिस इज प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल, है ना। इसको आप डिविजिबिलिटी से तो प्रूव करते ही हो, है ना, डिविजिबिलिटी से आप इसको प्रूव करते हो। अब इसको फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट से कैसे सॉल्व करते हैं ये आप ध्यान से समझेंगे ना। देखो हमें प्रूव करना है कि रूट टू इज इर्रेशनल, है ना। तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं, है ना, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं कि लेट अस assume दैट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, एंड देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q सच दैट, दो पॉजिटिव इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करा लिए सच दैट जो रूट टू है ना साहब, अब एक बच्चा बोलेगा p अपॉन q के बराबर ले लो सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रूट टू को 1 प्लस p बाई क्यू के बराबर ले लिया, ठीक है साहब। अच्छा ठीक है ना, और एंड हमने ये माना कि p प्लस क्यू जो है इज मिनिमम। p प्लस क्यू कैसा है साहब, मिनिमम है, ये मैंने मान लिया, ठीक है साहब। p प्लस क्यू को मिनिमम मान लिया। अब p प्लस क्यू को मिनिमम मान लिया तो क्या फायदा है सर, फायदा ये है बेटा कि p प्लस क्यू को मिनिमम मान लिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं p अपॉन क्यू वाला जो ये टर्म लिखा हुआ है ना, इसकी जगह कुछ ऐसा ले आऊं जो कि इससे भी मिनिमम आ जाए, और फिर मैं ये दिखा पाऊं कि मैं ऐसा इनफाइनेटली मैनी टाइम्स कर सकता हूं। क्या क्या क्या, मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जो p अपॉन क्यू की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो p और q मैंने एज्यूम किया है इस टाइप से कि p प्लस क्यू मिनिमम है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस जगह पे जहां पे लिखा हुआ है इस जगह पे मैं कुछ ऐसा ले आऊं जो इससे भी मिनिमम हो, ठीक है, इससे भी मिनिमम हो। तो ये चीज आपने मिनिमम मान ली, है ना। मैंने सोचा कि यहां पर p अपॉन क्यू की जगह मैं जो बहुत सारी चीजें कुछ भी जो रख सकता था, मान लो यहाँ पे एक्चुअली p अपॉन क्यू जो है ना वो 1 अपॉन 2 की जगह रखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो मैं इस p अपॉन क्यू को 2/4 या 3/6 या 4/8 या फिर 5/10 या फिर 6/12 या किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता था, लेकिन मैंने इनिशियली ही बोला कि मुझे ऐसे p बाई क्यू से रिप्लेस करना है जिसमें p प्लस क्यू मिनिमम हो साहब। क्या हो साहब, मिनिमम। अब अगर इस मिनिमम से एक और मिनिमम निकल आया, इस मिनिमम से एक और मिनिमम निकल आया, तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन मानूंगा। क्या मानूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मानूंगा, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो एक सबसेट होता है ना, उस सबसेट में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, एक ही एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट होता है, दो नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, खेला क्या है, यहां पे सोचा मैंने कि एलसीएम ले लेते हैं, तो रूट टू दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस पी अपॉन में क्यू, है ना। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर फेंक देंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 2q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस में 2pq हो जाएगा। तो ये क्यू स्क्वायर और ये 2pq है ना, ये दोनों टर्म्स उठा के इधर ले आएंगे, तो 2q स्क्वायर में से q स्क्वायर माइनस होगा तो q स्क्वायर बचेगा, और 2pq इधर आके माइनस का 2qp या 2pq, है ना, इक्वल टू पी स्क्वायर बचा हुआ है अपने पास में, दोनों में से मैंने q कॉमन ले लिया तो q माइनस 2p बच जाएगा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब एक बालक ने कही एक बात, दिल को छू जाने वाली बात है ना, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि सर ये जो q है ना इधर डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे पी स्क्वायर में से एक p रखा इधर और q को डिवाइड में ले आए, और एक p जो बचा उसको इधर डिवाइड में ले आए, है ना। देखो p इंटू पी पी स्क्वायर हो गया, और q को इधर फेंकेंगे q माइनस 2p के साथ में, तो वो भी बात सेम ही है ना। क्या किया मैंने, एक p को इधर ले आया, q को इधर ले आया डिवाइड में, है ना। अच्छा इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि p बाई क्यू की एक और वेरिएंट मेरे पास सामने आ गई, है ना। p बाई क्यू की एक वेरिएंट और सामने आ गई, है ना। वो वेरिएंट क्या है कि q माइनस 2p अपॉन में p जो है, मान लो दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दूं, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको और ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो 1 प्लस पी बाई क्यू जो है उसको वापस क्या लिख सकते हो आप, उसको वापस आप रूट 2 लिख सकते हो, है ना। तो जैसे ही आप उसकी जगह रूट 2 लिखोगे तो आपको पता चला कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करने का दुनिया में एक और तरीका है ना, ठीक है ना। और ये जो एक और तरीका है ना, इसमें आने वाला जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों का सम चेक करेंगे ना, कि सम क्या आएगा, तो q माइनस 2p
और प्लस में p है ना, इन दोनों को ऐड किया साहब, इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, तो पता चला साहब क्या आया, q माइनस p आया है ना, विच इज स्मॉलर देन किससे स्मॉलर है, जो अपन ने यहाँ पे मिनिमम माना था ना p प्लस क्यू, उससे स्मॉलर है साहब, है ना, p प्लस क्यू है ना। तो भाई इससे स्मॉलर है, इसका मतलब क्या है, और इस प्रोसेस को मैं कितने टाइम्स कर सकता हूँ आगे। अभी अगर जो मैंने यहाँ पे 1 प्लस पी बाई क्यू लिखा था उसकी जगह अब मैं 1 प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन पी लिख दूं, और फिर यानी ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है इसमें दोनों साइड्स का स्क्वायर करके फिर से सॉल्व करूं, तो मेरे पास एक और ऐसी फ्रैक्शन आ जाएगी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम होगा ना वो इससे भी स्मॉलेस्ट होगा। और ऐसा कब तक चलेगा भाई साहब, इनफाइनेटली मैनी टाइम्स। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम क्या बोलेंगे, तब तक हम ऐसा थोड़ी ना कि सॉल्व ही करते रहेंगे, हम बोलेंगे कि तो बाय फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट वी कैन से दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है साहब, ठीक है। और जैसे इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे सो इट इंप्लाइज दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या है साहब, इर्रेशनल नंबर है। होप सो ये कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये पहला तरीके का एक सवाल अपन ने बहुत लल्लू सवाल किया, लेकिन समझा कि फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट काम कैसे करता है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे ना। नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का सा सवाल है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब दैट इज इक्वल टू 4z क्यूब इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है साहब। कैसे सॉल्व करें, बहुत ध्यान से समझेंगे ना सब लोग। सबसे पहली चीज, ठीक है ना साहब, सबसे पहली चीज जो देखते ही समझ में आ रही है कि अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो, सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, तो उसका एक सोल्यूशन जो होता है ना वो 0,0,0 होता है, ठीक है ना, इज अ सोल्यूशन। ये बात तो पहले ही आपको लिख देनी है ना, ठीक है साहब। ये बात तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दी कि एक सोल्यूशन तो इसका 0,0,0 होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात है ना, अगली बात ये कि है ना, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्स क्यूब प्लस में 2y क्यूब दैट इज इक्वल टू 4z क्यूब है ना, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है ना साहब, ये टर्म कैसी है, इवन है, क्योंकि 2 की मल्टीपल है। ये टर्म जो है वो 4 की मल्टीपल है, तो ये भी इवन है। तो अगर राइट हैंड साइड इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इवन होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इवन कब होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का एक पार्ट तो ऑलरेडी इवन है, तो दूसरे पार्ट को भी क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा। अगर ये ऑड हो गया तो ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा, तो वो ऑड और इवन कभी बराबर नहीं होंगे। तो एक्चुअली मैंने पेरिटी से ना, है ना, बाय पेरिटी मैं एक बात बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि साहब 2 डिवाइड करना चाहिए किसको, एक्स को, या एक्स इवन होगा बाय पेरिटी। एक्स इज इवन, एक्स क्या होगा, इवन होगा। एक्स इवन होगा मतलब ये इंप्लाई करता है कि 2 डिवाइड्स एक्स, है ना। कोई परेशानी तो नहीं है, एक्स को 2 डिवाइड करता है। जब आप ये बात बोलोगे कि एक्स को 2 डिवाइड करता है, तभी तुरंत आपको एक बात और समझनी है। क्या समझनी है, तभी आपको तुरंत लेट कर लेना है ना, तभी आपको तुरंत क्या कर लेना है, लेट कर लेना है ना। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x0, y0 या x1, y1, z1 इज अ सोल्यूशन, है ना, ऑफ x पावर 3 प्लस 2y पावर 3 दैट इज इक्वल टू 4z पावर 3, है ना। देन इट इंप्लाइज दैट कि x1 का क्यूब प्लस 2y1 का क्यूब इक्वल टू 4z1 का क्यूब। तो ये इंप्लाई करेगा कि 2 डिवाइड करता है साहब किसको, x1 को ना। 2 डिवाइड करता है किसको, x1 को ना। तो 2 डिवाइड करता है x1 को, तो मैं यहाँ पे लेट कर सकता हूँ कि x1 जो है ना उसमें 2 का डिवाइड कर दिया, तो सोचो डिवाइड कितने टाइम्स गया, डिवाइड गया x2 टाइम्स ना। तो x1 को 2x2 लेट कर लिया मैंने ना। अभी x1 को 2x2 लेट किया तो x1 की जगह पे 2x2 पुट कर देते हैं। तो 2x2 का होल क्यूब प्लस में 2y1 क्यूब इक्वल टू 4z1 क्यूब, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से भाई साहब ये हो जाएगा 8x2 का क्यूब, ठीक है, प्लस में 2y1 का क्यूब
इक्वल टू 4z1 का क्यूब। तो आप यहाँ से कैंसिलेशन करोगे तो 4x2 का क्यूब प्लस में 2 तो कैंसिल हो जाएगा, y1 का क्यूब इक्वल टू 2z1 का क्यूब, है ना। तो अभी यहाँ पे एक चीज फिर से समझ में आई, क्या समझ में आई, यहाँ पे समझ में आया कि ये टर्म कैसा है इवन, ये टर्म कैसा है इवन, ठीक है ना। राइट हैंड साइड जो है साहब वो कैसी है, राइट हैंड साइड इवन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट इवन है, दूसरे पार्ट को क्या होना पड़ेगा, इवन होना ही पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2 डिवाइड करेगा साहब किसको, y1 को। तो आपने यहाँ पे लेट कर लिया कि y1 बराबर कितना है, 2y2 है, यानी y1 को किससे रिप्लेस कर दिया, 2y2 से। मैंने कहा था कि एक प्राइम नंबर होगा जो कहीं ना कहीं सबको डिवाइड कर रहा होगा ना। तो y1 को 2y2 से रिप्लेस किया तो पता चला 4x2 का होल क्यूब प्लस में y1 की जगह पे 2y2 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 2z1 का होल क्यूब, ठीक है ना साहब। तो ये हो गया 4x2 का होल क्यूब प्लस में 8y2 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 2z1 का होल क्यूब, सबके 2 काट दिए तो ये 2x2 का होल क्यूब प्लस में 4y2 का होल क्यूब इक्वल टू z1 का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या दिखाई देता है कि ये टर्म 2 की मल्टीपल है ना, ये टर्म 2 की मल्टीपल है ना, ये टर्म कैसी है इवन, ये टर्म कैसी है इवन। तो राइट हैंड साइड को क्या होना मांगता है, इवन होना मांगता है ना, मस्ट बी इवन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 किसको डिवाइड करता है साहब, इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड करता है साहब किसको, z1 को। अभी 2 डिवाइड करता है z1 को तो हम ये इंप्लाई करेगा कि हम लेट कर लें कि z1 इक्वल टू क्या है, 2z2 है। z1 किसके बराबर है साहब, 2z2 है। तो जब ऐसा करेंगे तो 2x2 का होल क्यूब प्लस में 4y2 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे z1 की जगह पे 2z2 डालेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो 8z2 का होल क्यूब आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो अगेन व्हाट हम कहाँ पहुंच गए, x2 का होल क्यूब प्लस 2y2 का होल क्यूब, क्योंकि सब में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4z2 का होल क्यूब। आपको समझ में आना चाहिए कि हम इस सिचुएशन से, है ना, ये जो सिचुएशन थी ना, इस सिचुएशन से यहां पे पहुंच गए और यहां पे अपने को क्या दिखाई देता है, दिस इंप्लाइज दैट x2, y2, z2 is also a solution। ये क्या है, ये भी एक सोल्यूशन है साहब, ये भी क्या है, एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का ना। और अभी आपको फिर से पेरिटी दिख ही रही है ना, फिर से आपको पेरिटी दिख रही है कि x2 को सर 2x3 से रिप्लेस कर देता हूं, फिर y2 को 2y3 से रिप्लेस करूंगा, फिर z2 को 2z3 से रिप्लेस करूंगा एंड सो ऑन करता जाऊंगा, कहां तक, जहां तक, जब तक है जान करता जाऊंगा। तो भाई जब तक है जान, जब तक करता जाएगा तो भाई तुमने क्या माना था, क्या माना था कि x1 y1 z1 है, एक सोल्यूशन है ना। अभी आपको यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, नाउ बाय फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट आप ये बोल सकते हो, आपको ये पता चला कि सबसे x1 जो है उससे छोटा आपका x2 है। क्यों, क्योंकि x1 की जगह पे आपने 2 टाइम्स x2 रखा था ना, है ना, यानी x2 की वैल्यू निकालोगे तो x1 अपॉन 2 आएगी, यानी x1 का हाफ जो है वो x2 है बेसिकली, यानी x1 बड़ा है x2 छोटा है, उससे छोटा कहीं ना कहीं x3 आप निकालोगे एंड सो ऑन आप निकालते जाओगे ना, ठीक है ना, है ना। और x1 क्या था अपना, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर था ना, ठीक है ना। ये कौन सा सोल्यूशन था साहब, पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब, ठीक है ना। तो है ना, नाउ बाय फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि देयर डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, a sequence of infinitely many strictly decreasing non-negative integers lesser than x1, lesser than a fixed given integer, given positive integer, ठीक है ना साहब, ठीक है साहब, ये गिवन फिक्स गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इनफाइनाइटली मैनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये बात किसने बोली, फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट ने हमसे बोली। तो हम ये बोलेंगे देन इट इंप्लाइज दैट
0,0,0 is the only solution for this problem, for this equation. ठीक है ना साहब? होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इनफाइनेटली मैनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला इनफाइनेटली मैनी टर्म्स वाला सीक्वेंस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन। होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन था समझने के लिए। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद को भी ट्राई करना है, आप लोग ये ट्राई करें, है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क में, ठीक है ना, और इसका जनरलाइज सोल्यूशन है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, जनरलाइज सोल्यूशन है ना, होमवर्क में करना है ना, सॉल्व करना है और जनरलाइज सॉल्यूशन बना करके मुझे खुद भेजेंगे सब लोग आप, है ना, कहाँ भेजेंगे, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं आप लोग मुझे इसका जनरलाइज सॉल्यूशन बना के, ठीक है ना, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और जनरलाइज सॉल्यूशन जब आप बनाओगे ना तो मैं चाहता हूँ आपको उसका फील आए ना, आपको उस चीज़ की फील आए कि क्यों फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट इंपॉर्टेंट है उन बेसिकली डायोफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिनके नो सॉल्यूशंस हैं, है ना, या कोई एक आधा सॉल्यूशन है, ऐसी डायोफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट पे इतना जोर मैं क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ आपको अगर समझ में आई है तो आपको बताना है मुझे, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, एक बढ़िया अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। ये बढ़िया अल्टीमेट प्रॉब्लम किसी ओलंपियाड से है, PYQ है ये, ठीक है। अब समझना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर k। x y और k बिलोंग करते हैं किसमें से, ये जो z है ना अपना, आप ये समझ लीजिए ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स ही बोल दीजिए, खत्म करिए, दो तीन चीजें और आएंगी ना, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है ना, ठीक है साहब, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन अपने पास में क्या है, इक्वेशन अपने पास में है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 की पावर k, है ना। अभी यहाँ पे आपको एक बात समझने की जरूरत है साहब, अगर कुछ केसेस बनाऊंगा मैं ना, केस 1, सबसे पहले केस 1, केस 1 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझेंगे सब लोग ना। केस 1 कहता है कि इफ k इज लेस देन 0, अगर k 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा सर, अगर k 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा, यानी k नेगेटिव हुआ तो क्या होगा भाई, अगर k नेगेटिव हुआ तो पुट k इक्वल टू -x और x को बोल दो कि ये बिलोंग करता है साहब किस में से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से ना, पॉजिटिव इंटीजर्स में से बिलोंग करता है। अगर वो नेगेटिव है तो उसे -x से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से पता चलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 की पावर -x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/7 की पावर x। अब आपको क्या लगता है, दो इंटीजर्स का आप स्क्वायर करो ना, क्योंकि x और y भी इंटीजर है ना, तो दो इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो क्या उसका रिजल्ट 1/something आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता ना, विच इंप्लाइज दैट फॉर x y belongs to integers there will be no solution, there will be no solution as RHS is lesser than 1 for x belongs to x क्यों लिया मैंने कुछ और लेना चाहिए था ना, यहाँ पे मैंने x ले लिया दोबारा, है ना, कुछ और लेते हैं इसको, अगर कुछ और लेते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई, x नहीं ले तो क्या ले भाई बताओ, a ले ले, है ना, तो -a मान लेते हैं, तो a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे -a डालेंगे तो ये 1/7 की पावर a हो जाएगा, और उस सिचुएशन में एक्स वाई अगर बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में से तो नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि RHS इज लेसर देन 1 फॉर a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना, या नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना साहब। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आनी चाहिए कि केस 1 यानी k लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2, है ना। केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ किसी हालात में ऐसा हो जाए कि k इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना साहब, k इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यार k इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 7 की पावर 0 यानी 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x और y क्या है, इंटीजर्स हैं, तो दोनों में से कोई एक 0 भी हो सकता है,
तो ये इंप्लाई करेगा कि x कॉमा वाई जो है ना उसके सोल्यूशन जो होंगे, या तो x को +-1 रख लो और y 0 हो जाए, तो ये एक सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर x को 0 और y को +-1 रख लो, है ना, तो ये एक सोल्यूशन हो जाएगा ना। आर दी ओनली सॉल्यूशंस ना, आर ओनली सॉल्यूशंस ना। इस केस में ये दो ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि x के वैल्यू +-1, 0 और y का वैल्यू 0, +-1, सॉरी x, y के दो सोल्यूशन +-1, 0 या 0, +-1, ये दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अब केस नंबर 3 पे आ जाए, क्योंकि इसमें केस नंबर 2 में k = 0 पे यही दो पॉसिबिलिटीज हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड में क्या है, इफ अगर मैं बोल दूं कि k > 0 हो जाए, अगर k अगर 0 से बड़ा हो जाए, है ना, k अगर 0 से बड़ा हो जाए, तो है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास में, अगर k इवन हो तो क्या होगा और k इवन ना हो तो क्या होगा ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। पर पहले k > 0 का एक जनरल केस लेते हैं ना। जनरल केस लिया मैंने कि अगर x² + y² = 7 k है और k पॉजिटिव है ना, अगर k पॉजिटिव है तो एक बार के लिए अपन एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। एक बार के लिए अपन क्या कर लेते हैं साहब, मान लेते हैं कि x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। क्योंकि है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं बोल रहा हूँ कि x, y ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, है ना। क्योंकि बाद में जब मेरे पास कोई भी पेयर अगर आ गया तो मैं उस कोई भी पेयर में x और y को +-x और +-y से रिप्लेस करके उसके बाकी सारे परम्यूटेशंस या बाकी सारी जो पॉसिबिलिटीज है नेगेटिव इंटीजर्स होने पे क्या होगा, वो पॉसिबिलिटीज बना सकता हूं। तो मैं अभी x और y को पॉजिटिव इंटीजर मान रहा हूं ना, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है ना साहब, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर x² + y² = 7 k है ना, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या कहता है, थॉट प्रोसेस क्या कहता है कि किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर है और उसका मॉड्यूलो 7 अगर मैं देखूं कि 7 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर आएगा, तो भाई अगर 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आएगा, है ना, और उसमें अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में अगर 4 का डिवाइड करूँ, 9 में अगर 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 5 का स्क्वायर देखूँ तो 25, 25 में 7 का डिवाइड करूंगा 7 21 बचेगा 4 रिमाइंडर। अगर 6 का स्क्वायर करूंगा 36, 36 में 7 का डिवाइड करूंगा अगर तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा 49, 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा 64, 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करूंगा 81, 7 से डिवाइड करूंगा अगर तो कितना आएगा ही, 4 आ जाएगा ना। एज इट इज, मतलब मुझे यहाँ से ये बात पता चली कि x² जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 0, 1, 2, 4 मॉड्यूलो 7, है ना। तो यहाँ से मुझे ये पता है कि x² इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 1, 2, 4 मॉड्यूलो 7, है ना। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सोचो तो 0, 1, 2 और 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। तो फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि x² + y², दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम जो है अगर उसमें मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे। तो अगर मान लो पहले वाला भी रिमाइंडर 0 दे और दूसरे वाला भी रिमाइंडर 0 दे तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। अगर पहले वाला रिमाइंडर 0 दे दूसरा वाला 1 दे तो 1 हो जाएगा। पहले वाला 0 दूसरे वाला 2 दे तो 2 हो जाएगा। फिर अगर पहले वाला 1 दे दूसरे वाला 2 दे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और पहले वाला अगर 0 दे दूसरे वाला 4 दे तो 4 हो जाएगा। और पहले वाला अगर रिमाइंडर 1 दे दूसरे वाला 4 दे तो 5 हो जाएगा। पहले वाला रिमाइंडर 2 दे और दूसरे वाला 4 दे तो 6 हो जाएगा। बट है ना, ठीक है, क्या सारी पॉसिबिलिटी ले ली क्या अपन ने? यानी हमें पता चल गया कि नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं अपन, क्या ही बोल रहे हैं, एक मिनट सोचने दो। क्या बोल दिया। तो अपन ने 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सोचे, है ना। 1 में 1 आ जाएगा, 2 में 4 आएगा, 3 में 2 हो जाएगा, 4 में 2 हो जाएगा, 5 में 4 हो जाएगा, 6 में 1 हो जाएगा। तो 1 4 2 1 4 2 1 4 2 7 के स्क्वायर में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर x² + y² की बात करूं, है ना, कि उसमें अगर हम डिवाइड करें 7 से तो क्या रिमाइंडर पॉसिबल है ना, ठीक है ना, क्या क्या रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं। तो यार अगर
दोनों का सम जो है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना, उसका रिजल्ट 7 पार के आ रहा है ना, रिजल्ट क्या आ रहा है 7 पार के। तो रिजल्ट 7 पार के आने के लिए क्या जरूरी है ना, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए पॉसिबल रिमाइंडर तो 0 1 2 3 4 5 6 सारे ही है ना, ठीक है ना साहब। लेकिन मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसका रिजल्ट 7 पार के है और के 0 से बड़ा है ना। तो इट एम्प्लाइज दैट 7 डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, ठीक है ना साहब। अगर 7 डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो सिचुएशन में मुझे चाहिए कि रिमाइंडर 0 ही आए, है ना, रिमाइंडर क्या आए 0 आए, है ना। एंड इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, या इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है साहब, पहले वाला क्या रिमाइंडर दे और दूसरे वाला क्या रिमाइंडर दे भाई, है ना। पहले वाला नंबर क्या रिमाइंडर दे और दूसरे वाला नंबर क्या रिमाइंडर दे, है ना। एक बार अपन ये रिमाइंडर और चेक करना चाहूंगा मैं ना। 1 का स्क्वायर 1, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रिमाइंडर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, रिमाइंडर 2 आ जाएगा 7 से डिवाइड करने पे। 16 2 25 4 36 1, है ना, 49 0, ठीक है। तो इन शॉर्ट रिमाइंडर यानी ये क्वांटिटी जो है ना वो 7 से डिविजिबल कब होगी, 7 से डिविजिबल कब होगी ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं ना, एक काम पैरेलली और सोच लेते हैं ना। जब इतनी बात हो गई ना तो एक काम और सोच लेते हैं, रुको, जब इतनी ही बकवास हो गई तो एक काम और कर लेते हैं। क्या k का वैल्यू 1 हो सकता है, k का वैल्यू अगर 1 रखें इस इक्वेशन में ना, तो थोड़ा और क्लियरिटी लेके आता हूँ ना, k का वैल्यू 1 लेके आता हूँ अगर, है ना, तो क्या लगता है ना, k का वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो 7 पार 1 हो सकता है क्या। ऐसे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स तो है ही नहीं जिनके स्क्वायर्स का सम 7 आ जाए, है ना। तो मिनिमम जो इसमें 7 की पावर होगी वो 2 होगी, मिनिमम पावर कितनी होगी 2 होगी। अब यार क्योंकि मिनिमम पावर 2 होगी ना, मिनिमम पावर 2 होगी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 7 स्क्वायर जो है ना वो डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ मैंने बोल दिया k इज नॉट इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 नहीं हो सकता ना। और वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर्स में जो भी प्राइम नंबर कॉमन आएगा वो बेसिकली पावर 2 वाला ही कॉमन आएगा ना, यानी 7 स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 स्क्वायर से अगर डिवाइड करूं मैं तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा ना। 7 स्क्वायर के लिए रिमाइंडर सोचो यार, ठीक है ना, यानी 7 स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो इसके लिए रिमाइंडर सोचते हैं ना, क्योंकि ये वाली चीज अपने काम की नहीं है ना। अगर 7 स्क्वायर के लिए सोचूं कि 49 से डिवाइड करना है साहब, है ना, तो क्या क्या रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे, क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इन दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 49 से तभी डिविजिबल होगा जब बेसिकली, है ना, x में भी 7 का डिवाइड जाए, है ना, और y में भी 7 का डिवाइड जाए ना। 7 डिवाइड करे x को भी और 7 डिवाइड करे y को भी, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। और इसमें एक चीज अपन और सोच सकते हैं यार, देखो, है ना, एक चीज अपन क्या सोच सकते हैं इसमें कि अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आप इस चीज को जस्टिफाइड नहीं मान रहे हो ना, तो अपन इस चीज को एक तरीके से और बोल सकते हैं। एक तरीका और क्या होगा ना, इसी का दूसरा तरीका ना, ये तरीका अगर आपको समझ में आता है बेस्ट है, नहीं तो दूसरा तरीका ऐसा भी है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि आपने जो मतलब बहुत बारीकी से जो चीज पढ़ी हुई है वो भी अपन बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं अपन ये बोल सकते हैं कि अगर k ग्रेटर देन 0, k नॉट इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्योंकि 7 टू द पावर k है ना, तो अपन ये सोचते हैं कि यार इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ना, इसमें अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ना। ये बेसिकली अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगर अपन 7 के लिए सोचे हैं ना, तो आप ये समझो कि ये जो चीज है ये 4m+3 फॉर्मेट का नंबर है ना। और आपको पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है वो 4m या 4m+1 फॉर्मेट का होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। ये भी 4m और 4m+1 फॉर्मेट का होगा ना। तो दोनों को जोड़ने पे भी रिमाइंडर के नाम पे 3 तो नहीं आ रहा ना, 3 तो नहीं आ रहा। तो एक्चुअली में ये रिमाइंडर 3 कैसे आ सकता है, कब पॉसिबल है ऐसा, या यहां पर
7 पार के जो रिजल्ट में आ रहा है उसमें आप ये सोचो कि एक 7 तो दिख रहा है ना अपने को आगे आगे, वो एक 7 क्यों आ रहा है? वो एक 7 इसलिए आ रहा है भाई कि ये भी 7 का मल्टीपल और ये भी 7 का मल्टीपल है। दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी। अगर आप ये मानते हैं तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 4m+3 अगर राइट हैंड साइड में बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ तब बनेगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, 7 के मल्टीपल्स होंगे ना। तो आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। तो x भी 7 से डिविजिबल है, y भी 7 से डिविजिबल है। तो ये इंप्लाई करता है कि जो 7 है वो x को डिवाइड कर रहा है, y को भी 7 डिवाइड कर रहा है। तो हम ये लेट कर सकते हैं कि x इक्वल टू 7x1 और y इक्वल टू 7y1, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। और ऐसा अज्यूम करेंगे अगर, तो x की जगह पे 7x1 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 7y1 का स्क्वायर अगर ऐसा कर दें, है ना, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर k। तो यार 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इधर से और यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपने पास बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर k। 7 पावर 2 से इधर दोनों साइड्स कैंसिलेशन करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, k माइनस 2 हो जाएगा। अब अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर k माइनस 2 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि वी कैन कंस्ट्रक्ट, है ना, वी कैन कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, का एक सीक्वेंस अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सच दैट कि हम ये बोल सकते हैं कि x से छोटा x1 होगा, उससे छोटा x2 होगा, उससे छोटा x3 होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा ये सीक्वेंस, है ना। और इस सीक्वेंस में क्या खास बात होगी, इस सीक्वेंस में खास बात ये होगी ना भाई कि जो x होगा वो हमने अगर एक नॉन नेगेटिव टर्म लिया है तो उससे छोटे इनफाइनाइटली मैनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है ना। ये अपन ने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, अपन ने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि 7 डिवाइड x और 7 डिवाइड y जब आया अपना, तो हमने x को 7x1 से रिप्लेस किया, y को 7y1 से, और ये हमारी इक्वेशन जो बनी, ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन का एक अपडेटेड वर्जन ये आ गया जिसमें बस कुछ नहीं हुआ, x की जगह x1 है, y की जगह y1 है और 7 की पावर k की जगह 7 की पावर k माइनस 2 है। सिमिलरली अपन यहाँ से x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 की पावर k माइनस 4 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली वी कैन कंस्ट्रक्ट क्या, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 की पावर k माइनस 6 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हम एक इनफाइनाइटली मैनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें x1 से छोटा x2 से छोटा x3 से छोटा x4 से छोटा एंड सो ऑन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। बट आपको भी पता है कि फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट के हिसाब से ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो बाय फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट we can say that there is no such sequence exist, है ना, ठीक है ना साहब, ऐसा कोई भी सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो इसका ऐसा कोई सोल्यूशन तो नहीं होगा, ठीक है ना। सो the solutions of this equation can be generated, या this solution of this equation है ना, will be there if, कब होंगे भी सॉल्यूशन हमारे सामने, कब होंगे, if k is equal to even, है ना, अगर k क्या हो जाए अपना, even हो जाए ना, k कैसा हो जाए साहब, even नंबर हो जाए ना, even पॉजिटिव इंटीजर हो जाए ना। मतलब इस केस में जो अपन ना, ये केस था केस नंबर 3, इसमें जब k ग्रेटर देन 0 k नॉट इक्वल टू 1 है ना, तब हमारे पास सोल्यूशन
वैसे हमने ट्राई करके देख लिया, फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट ने हमें बोल दिया कि इसका कोई सोल्यूशन इस टाइप से तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो अब हमें ये है कि इसका अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है तो वो सिर्फ कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब के कैसा हो, इवन। अब आप बोलोगे के इवन पे क्या सोल्यूशन आएगा सर, तो देख भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जो 7 पर के है, इसमें लेट कर लिया मैंने के इक्वल टू 2 टाइम्स एम, है ना, एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 की पावर अगर 2m है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना साहब यहाँ पे कि x कॉमा वाई का जो सोल्यूशन होगा, है ना, वो होगा प्लस माइनस 7 की पावर m कॉमा 0 या फिर 0 कॉमा प्लस माइनस 7 की पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा साहब, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा इस केस में, ना। तो अगर हम लिस्ट बनाएं कि फाइनली सॉल्यूशंस क्या क्या आए, तो x कॉमा वाई के सॉल्यूशंस आए साहब। पहला सॉल्यूशन हुआ प्लस माइनस 1 कॉमा 0 या 0 कॉमा प्लस माइनस 1, है ना। और दूसरा सॉल्यूशन कब आए, जब हम बोले कि प्लस माइनस 7 की पावर m कॉमा 0 और 0 कॉमा प्लस माइनस 7 की पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू क्या होगा, m बिलोंग्स टू क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। क्लियर है ना, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अमेजिंग सवाल था, अमेजिंग सवाल था, और उस अमेजिंग सवाल का अमेजिंग हमने रिप्लाई किया। अब बात करते हैं यार एक बढ़िया सवाल की, है ना, एक बढ़िया सवाल की, है ना। ये बढ़िया सवाल कहाँ से है, ये बढ़िया सवाल है साहब हंगरियन मैथ्स ओलंपियाड 2000 का, ना। Find all positive primes p for which there exist positive integer x, y, n, positive integers x, y, n exist करें such that x cube plus y cube that is equal to p to the power n exist करें, ना। तो सबसे पहला काम क्या है ना सोल्यूशन में, सबसे पहला काम क्या है साहब, हाँ, सबसे पहला काम तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू p to the power n, क्योंकि इसमें वो सिर्फ इंटीजर्स वाला खेल नहीं है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स वाला खेल है। जब इंटीजर्स वाला खेल होता है ना, जब जीरो आ जाता है तो किसी एक वेरिएबल को जीरो मान के दूसरे वेरिएबल को, है ना, डायरेक्टली आरएचएस के बराबर दिखा करके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, राइट, है ना। जैसे इसमें भी अगर एक्स का वैल्यू मैं जीरो रख पाऊँ तो फिर अगर एन का वैल्यू मैं 3 से डिविजिबल लूँ तो बहुत सारे सोल्यूशन वाई के लिए एग्जिस्ट कर जाएंगे, ना, 0, y फॉर्मेट में, ना। बट सबसे बढ़िया बात क्या है इसकी कि इसमें पॉजिटिव प्राइम्स हैं, पी, है ना, मतलब एक्स, वाई और एन क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, ना। तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा वाली इशू नहीं है, ना। अब इसमें अपन क्या सोचते हैं यार, बहुत ध्यान से समझना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू पी टू द पावर एन है। इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि पी डिवाइड करता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को। अगर इसको डिवाइड करता है तो ये इंप्लाई करेगा कि पी डिवाइड करेगा साहब किसको, इसके फैक्टर्स को भी। इसका फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर एक्स प्लस वाई होगा और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है साहब। अब अगर p डिवाइड करता है इन दोनों के प्रोडक्ट को, है ना, तो आप क्या बोल सकते हो ना, एक्चुअली क्या है ना, इस पूरे का वैल्यू ही p पर n है, ना। तो p जो होगा वो पहले फैक्टर को भी डिवाइड करेगा और p जो होगा, है ना, दूसरे फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब। अच्छा, तो फिर एक बालक ने कहा कि सर p अगर x प्लस वाई को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड करेगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर को भी। मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और p डिवाइड कर रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर को भी। मैंने कहा ओके। तो सर p डिवाइड कर रहा है अगर x प्लस वाई के होल स्क्वायर को तो इसके एक्सपेंशन को भी डिवाइड करेगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, लिख दे। तो मैंने x प्लस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। एंड p डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर को भी। अब एक बालक बोलेगा सर दोनों को जोड़ दो, क्योंकि p इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है, दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि p डिवाइड करेगा साहब किसको, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर और इसमें से माइनस कर दिया साहब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो भाई क्या होगा, कैंसलेशन होगा। तो p डिवाइड्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2xy माइनस माइनस प्लस का xy तो 3xy हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि p डिवाइड करता है साहब किसको, 3xy को। अभी अगर p 3 को डिवाइड करेगा, है ना, अगर मान लो p किसको डिवाइड करे, 3 को डिवाइड करे ना, तो सिचुएशन में p का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा वो 3 टू द पावर n के बराबर होगा, है ना।
3 to the power n के बराबर होगा। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर p की वैल्यू 3 आ गई गलती से ना, तो फिर x और y दोनों 3 से डिविजिबल होंगे ही होंगे ना। बट वो एक जनरलाइज केस नहीं है। क्या है? जनरलाइज केस नहीं है ना। तो अगर वो जनरलाइज केस नहीं है तो क्या सोचें? तो हम ये बोलेंगे कि p डज नॉट डिवाइड 3 लिखते हैं एंड मान लेते हैं कि p डिवाइड करता है x y को ना, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि देखो अगर p का वैल्यू 3 आएगा तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि कोई भी नंबर का क्यूब जो होता है वो 0, 1 और 8 मॉड्यूलो क्या होता है भाई, 9 होता है ना, ठीक है ना। तो परफेक्ट क्यूब जो होगा वो बेसिकली 0, 1 और 8 मॉड्यूलो 9 रिजल्ट देगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो रिजल्ट रहेगा है ना, उसमें ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट टू। अगर 0, 0 लेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा 9 से डिवाइड करने पे, 0, 1 लेंगे तो 1 आएगा, 0, 8 लेंगे तो 8 आएगा, और 1, 8 लेंगे तो 9 आएगा ना। तो 9 मतलब 0 अगेन, है ना। तो भाई आपको ये मानने की जरूरत है कि ये जो सम है ना वो 9 से डिविजिबल कब होगा, जब ये वाली चीज है ना, अल्टीमेटली दोनों ही परफेक्ट क्यूब जो हो वो 3 से डिविजिबल हो, है ना। तो 3 से डिविजिबल जब होंगे तो वो केस एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसमें भी दोनों 3 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब वही बात आ जाएगी कि p दोनों का प्रोडक्ट भी 3 से डिविजिबल या प्राइम से डिविजिबल। तो इन शॉर्ट ये जनरलाइज्ड मैनर नहीं था, तो हमने p डिवाइड्स xy वाला कंसिडर किया। ऑल्सो मैं एक बात बोल रहा हूं कि आपको ये पता है कि p डिवाइड करता है किसको, x प्लस वाई को भी, है ना। ऑल्सो p डिवाइड करता है किसको, x प्लस वाई को। दो नंबर्स के सम को भी एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर रहा है। क्या लगता है, बोलो? दो नंबर्स के सम को भी डिवाइड कर रहा है, दो नंबर के प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि p डिवाइड करता है x को भी एंड p डिवाइड करता है y को भी। और भाई अगर ये बात समझ में आती है तो फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट आपका स्वागत करता है। कैसे कि मान लेते हैं लेट a कॉमा b, है ना, बी ए सोल्यूशन, है ना, ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू p टू द पावर n, ठीक है ना, फॉर n बीइंग स्मॉलेस्ट, n बीइंग स्मॉलेस्ट, है ना, n बीइंग स्मॉलेस्ट, ठीक है ना साहब। n क्या है साहब, स्मॉलेस्ट है ना, ठीक है ना साहब। जैसे पिछले वाले में किया था, पिछले वाले में शायद अपने लिखा नहीं है ना। तो हमने जब यहाँ पे माना कि ये x, y एक सोल्यूशन है, x, y इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन फॉर स्मॉलेस्ट के, है ना, स्मॉलेस्ट के, है ना। तो जब x, y स्मॉलेस्ट के लिए सोल्यूशन आ गया तो आपको पता चला कि यहाँ पर x1, y1 एक और सोल्यूशन आ गया जो k-2 पर सोल्यूशन है। k की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ली थी उससे 2 कम पे भी एक सोल्यूशन आ रहा है ना, ठीक है। और ऐसा कब हो रहा है, इनफाइनेटली मेनी टाइम्स हो रहा है। इनफाइनेटली कितने टाइम्स हो रहा है, मेनी टाइम्स। तो फिर हमने फॉर्मेट मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट से उसको फॉल्स करार दे दिया ना। सेम चीज यहां पे हमने बोली कि ये जो x a, b है वो एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का फॉर n बीइंग स्मॉलेस्ट, है ना। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 जो है वो क्या है साहब, p टू द पावर n है। और यार a b थोड़ा सा अजीब हो जा रहा है ना, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, x नॉट y नॉट ही कर लेते हैं इसको ना, थोड़ा सा बुरा ना लगे, है ना, x नॉट कॉमा y नॉट, है ना, ठीक है साहब। तो x नॉट का क्यूब प्लस y नॉट का क्यूब जो है, ठीक है ना साहब, वो क्या है साहब, बराबर है p पर n के ना। और आपने अभी भी पता किया कि p डिवाइड करता है x को, p डिवाइड करता है y को। तो पुट कर देते हैं x नॉट इक्वल टू नया px1 और y नॉट इक्वल टू px2 सॉरी py2, ठीक है ना। तो py1 सॉरी, है ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा अपना कि यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x1 क्यूब सॉरी p क्यूब कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x1 का क्यूब प्लस y1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू p टू द पावर n। तो p पर 3 कैंसिल करेंगे तो x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब क्या आ जाएगा साहब, p टू द पावर n माइनस 3 आ जाएगा, है ना। मीन्स इट इम्प्लाइज दैट x1 कॉमा y1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, is also a solution where
n minus 3 being smaller than n, ठीक है ना। तो बाय फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट we can construct an infinite sequence of non-negative integers, ठीक है ना साहब, x से छोटा x1 से छोटा x2 से छोटा x3 एंड सो ऑन सच दैट, है ना, सीक्वेंस which actually does not exist, ठीक है ना साहब। हम एक ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं जो जिसमें कि इन्फिनिटली मैनी टर्म्स हो और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या हो, है ना, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना साहब। ये हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एक्चुअली में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। सो बाय डिसेंट, ठीक है ना, डिसेंट हम ये बोल देंगे साहब, क्या बोल देंगे हम डिसेंट की वजह से, क्या बोल देंगे कि नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है साहब। तो अभी और कोई सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, इसका, हाँ, बट x कॉमा y कॉमा p कॉमा n दैट इज इक्वल टू कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं ना। क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं साहब, वो सोल्यूशन मैं बताता हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सब लोग सोचेंगे ना, कि यार देखो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब जो होता है ना वो 2 की पावर 1 के बराबर है, और 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब जो है ना वो बराबर है 3 स्क्वायर के ना। 2 क्यूब 8 प्लस 1 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन और दिखता नहीं है जो कि जनरली दिख जाए। तो x y p n के अगर लिए देखें तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, p का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1, ये पहला सोल्यूशन, और x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, p का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2, है ना, आर दी ओनली सोल्यूशंस, है ना, ठीक है ना। अब इसमें आप x और y की वैल्यू को स्वैप करके अगर एक और सोल्यूशन चाहते हैं कि 1, 2, 3, 2 आर दी ओनली सोल्यूशंस, है ना, ठीक है साहब, यही सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो हमें सिर्फ ये 3 सोल्यूशन मिले इस इक्वेशन के, उसके अलावा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमने कैसे प्रूव किया, फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट से, क्योंकि हमने मान लिया था कि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है ना n की, वो यहाँ पे हमने x0, y0 पे मान ली थी, और फिर हमें आगे चल के पता चला कि n-3 एक और स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिस पे एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वहां से हमें इनफाइनाइट डिसेंट वाला जो हमारा प्रिंसिपल था उसको बुरा लगा और उसने कह दिया कि नो सोल्यूशन, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ और प्लस माइनस आपको लगता है, आपको कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, जिसका नाम है वेटास जंपिंग। वेटा जंपिंग क्या है साहब, इसको आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है ना, ठीक है साहब। क्या है, द मेथड ऑफ वेटा जंपिंग कैन बी वेरी यूजफुल इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेगी जिसमें डिविजिबिलिटी से रिलेटेड बातें होंगी, है ना, किससे रिलेटेड बातें होंगी साहब, डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से रिलेटेड बातें होंगी। ऐसी जो डायोफेंटाइन इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, उनमें इसका, है ना, यूज है बहुत तगड़ा। क्या यूज है सर, पहला काम क्या करना होता है इसमें कि अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर विच द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इज रॉन्ग। सबसे पहले मान लो कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है ना, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट अपने को गिवन है उसमें हम एक ऐसे सॉल्यूशन को अज्यूम करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाए। क्या हो जाए, रॉन्ग। जैसे मान लो अगर वो कह रहा है कि किसी एक सिचुएशन में, है ना, कोई एक डायोफेंटाइन इक्वेशन है, लेट्स से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3ab माइनस 1 है, और इसका वैल्यू जो है वो एक इंटीजर आएगा, है ना, इफ a इक्वल्स टू बी, है ना,
अगर वो ऐसा बोल रहा है कि ये जो है इसमें ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3b-1 जो है वो एक इंटीजर है, इफ़ एंड ओनली इफ जब ए का वैल्यू क्या है बी के बराबर है ना। तो सबसे पहले आप मान लो कि ये जो क्वांटिटी है ना ये एक इंटीजर के बराबर है सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। सबसे पहले आप भिड़ते ही उसके अपोजिट जो स्टेटमेंट है उसको अज्यूम कर लो, उसको क्या कर लो, अज्यूम कर लो। अब उसको अज्यूम कर लिया सर, फिर उसके बाद क्या करें, उसको अज्यूम करने के बाद आप क्या करिए, देन कंसिडर, है ना, आप उसको जब अज्यूम करेंगे कि के ये जो क्वांटिटी है वो के बराबर है और ए इज नॉट इक्वल टू बी है और उस सिचुएशन में ए नॉट कॉमा बी नॉट कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, आप ये बोलेंगे ना। अब जब आपने एक सोल्यूशन मान लिया और उसके बिहाफ पे बोल दिया कि ये जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गिवन था उसका अपोजिट वाला ट्रू है ना, यानी ये जो गिवन है वो रॉन्ग है ना, ठीक है ना, कि ए इक्वल टू बी बराबर नहीं है, आपने ये माना है ना। तो उसके बाद में आपको बोलना देन कंसिडर द गिवन रिलेशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन होगी उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेना है। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद में आपने एक सोल्यूशन अज्यूम कर लिया ए नॉट बी नॉट, हाँ। आपको ये जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन आप दो वेरिएबल्स में बना सकते हो, या तो ए में या बी में, है ना। तो आप ए वाली इक्वेशन को कंसिडर कर लो। जब आप ए वाली इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हो तो ए का जो ए नॉट और बी नॉट में से ए नॉट को बड़ा माना, बी नॉट को छोटा मानो, है ना। ए के अंदर क्वाड्रेटिक को कंसिडर कर लो। अब जब आप ए के अंदर क्वाड्रेटिक को कंसिडर करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं, दो रूट आते हैं, है ना। तो आपके पास में एक रूट तो ए नॉट है यहाँ पे, दूसरा रूट जो एग्जिस्ट करेगा अब ये उसके बारे में बात करेगा, है ना। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग वेटास फॉर्मूला। आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड रूट होगा ना उस इक्वेशन का, वो रूट जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको इनफाइनाइट डिसेंट प्रिंसिपल जो है उसकी मिनिमलिटी जो होगी फर्स्ट सोल्यूशन की उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है ना, ठीक है ना साहब, ठीक है ना। वो उसकी मिनिमलिटी को क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। अब वो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा साहब, जब आप यहाँ पे ए नॉट बी नॉट अज्यूम करोगे ना तभी आप बोल दोगे कि इस सिचुएशन में ए नॉट प्लस बी नॉट जो है क्या है वो मिनिमम है ना, या फिर आप के को मिनिमम मानेंगे, ठीक है ना साहब। किसी एक चीज को आप मिनिमम मान के चलेंगे और फिर आपको पता चलेगा आगे चल के कि जो दूसरा वाला सोल्यूशन है उसकी वजह से उससे भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, उससे भी मिनिमम वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर वहां से आप फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट से आप ये बोलोगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है और उस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो आपने माना था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी वो डिसप्रूव हो जाएगा। तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा कि ए इक्वल्स टू बी होगा। क्लियर, ये हमारा इसका फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट का वेटास जंपिंग वाला यूज है, ठीक है, ठीक है साहब। वेटास जंपिंग वाला क्या है, यूज है। चलिए इस पर बात करते हैं, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें एक्चुअली क्या करना है कि मिनिमैलिटी पर कंसिडर रखना है ना, कंसिडरेशन में क्या रखनी है, मिनिमैलिटी रखनी है। और हर्ट किसको करना है, मिनिमैलिटी को ही हर्ट करना है ना। किसी चीज़ को मिनिमम मानो उससे और मिनिमम लेके आ जाओ तो वहां से वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी इस पे एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे चर्चा की जाए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है IMO 1988 का सवाल है ये। और ये कह रहा है प्रूव दैट इफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर सच दैट कि ab प्लस 1 जो है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ab प्लस 1 जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूव करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे वी विल प्रूव इट, है ना। सबसे पहले मेंशन करेंगे वी विल प्रूव इट, है ना, बाय यूजिंग, है ना, यूजिंग डिसेंट मेथड, है ना, है ना, FMID, है ना, फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, है ना। कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, है ना, क्या बोल रहा है वो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम मान लेंगे लेट अस अज्यूम दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस 1, है ना,
ए बी प्लस वन है ना, दिस इज इक्वल टू के वेयर के इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मान लेंगे? के इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम मान लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है साहब, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मान लेंगे। अच्छा साहब ठीक है, आपने बोला सर मैंने मान लिया। अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना, ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन बन गई डायफरेंट, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसका एक सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो ए नॉट कॉमा बी नॉट is a solution of above equation, ठीक है ना साहब, such that और ये सोल्यूशन किस हिसाब से है? इस हिसाब से such that a नॉट प्लस बी नॉट क्या है? मिनिमम है, as smallest as possible। ये हमने सोच लिया साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ज्यादा घबराने की कहीं कोई जरूरत है नहीं, है ना। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव तो के भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये माना है अपन ने। ए नॉट बी नॉट इसका एक सोल्यूशन है ना, और ए नॉट प्लस बी नॉट जो है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हमने अज्यूम कर लिया। अब इसकी मिनिमलिटी को हर्ट करना है ना, कैसे हर्ट करेंगे इसकी मिनिमलिटी को? सबसे पहली चीज ए बी प्लस वन को उधर फेंक देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी प्लस वन हो जाएगा। बहुत सही, तो ए स्क्वायर प्लस का के ए बी इधर आएगा, तो माइनस का के ए बी, है ना, और प्लस का के और प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस के यहाँ पे बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉरी, प्लस का के इधर आएगा तो माइनस का के हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब, तो यहाँ तक की कहानी तो पकड़ में आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे? नाउ चेंज द अबाउ इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इन ए, है ना, तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और क्वाड्रेटिक भी किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को बोल दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स, है ना, के बी एक्स और प्लस में बी स्क्वायर माइनस के, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट कर दिया साहब, है ना। अब आपको पता था कि ए नॉट बी नॉट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, है ना, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो अब यहां से आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं b की जगह पे b नॉट डाल दूं, इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के बी नॉट एक्स और प्लस में बी नॉट स्क्वायर माइनस के जो इक्वेशन बनेगी, है ना, इसका एक रूट, है ना, देन वन ऑफ द रूट जो होगा, वन ऑफ द रूट ऑफ अबाउ इक्वेशन विल बी, है ना, वन ऑफ द रूट ऑफ अबाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा? वन ऑफ द रूट ऑफ अबाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा? विल बी ए नॉट, हाँ या ना। जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है साहब, उसके बारे में सोचो ना, उसके बारे में सोचो कि ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के बी नॉट एक्स प्लस में बी नॉट स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 जो इक्वेशन अपने पास में लिखी हुई है, इस इक्वेशन में जो इसका एक रूट है ना इस इक्वेशन का, वो ए नॉट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे वाले वेरिएबल बी को बी नॉट से रिप्लेस कर दिया, तो बी नॉट के रेस्पेक्ट में जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें से एक सोल्यूशन जो होगा वो ए नॉट तो होगा। पर क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके दो रूट निकलेंगे, तो लेट द अदर रूट बी a1, है ना। अदर रूट को a1 मान लेते हैं साहब, है ना। क्या मान लेते हैं? जो दूसरा रूट होगा ना उसको a1 मान लेते हैं ना। तो बाय वेटास रिलेशन क्या बोल सकते हैं अपन? वेटास रिलेशन क्या बोल सकते हैं साहब? वेटास रिलेशन क्या बोलते हैं अपन? वेटास रिलेशन से अपन एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दोनों रूट्स का जो सम होगा a0 प्लस यानी a नॉट प्लस a1 जो होगा, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो माइनस b अपॉन a के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा k b नॉट के बराबर हो जाएगा ना, यही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा a नॉट इंटू a1, है ना, वो क्या हो जाएगा? b नॉट स्क्वायर माइनस k के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर एक बालक से मैंने पूछा कि यार अगर यही बात है तो यार भाई एक बात बताओ कि यहां से a1 की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी? b नॉट का स्क्वायर माइनस k हो जाएगी अपॉन में a नॉट, ये हो जाएगी बिल्कुल। और यहां से a नॉट की वैल्यू क्या आएगी? a1 की वैल्यू क्या आएगी?
तो A1 की वैल्यू आ गई अपने पास में के बी नॉट माइनस ए नॉट और बी नॉट का स्क्वायर माइनस के अपॉन में ए नॉट, ये वैल्यूज आ गई सब। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई। अब क्या कर रहा था स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट कह रहा था कि जो न्यू सॉल्यूशन है इज वैलिड एंड स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, है ना। आपको ये इंडिकेट करना है कि जो न्यू सॉल्यूशन है वो वैलिड है और स्मॉलर देन द प्रीवियस वन है। अब यार ये चीज कैसे पॉसिबल है कि न्यू सॉल्यूशन जो है वो स्मॉलर देन द प्रीवियस वन है ना। तो क्योंकि अगर A1 इसका एक सोल्यूशन है ना, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, A1 की वैल्यू उठा के उसमें रख दें, है ना। या फिर क्या सोच सकते हैं कि, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जो A1 का वैल्यू है ना, क्योंकि वो वैल्यू बी नॉट स्क्वायर माइनस के अपॉन में ए नॉट है ना, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं ना कि ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू से बड़ी या बराबर वैल्यू होगी अगर मैं के को उसके लोअर बाउंड से रिप्लेस कर दूं। के मिनिमम क्या होगा, आपको ये तो पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसमें ए बी प्लस वन का डिवाइड जाता ही जाता है। तो कम से कम डिवाइड कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा, एक बार से कम क्या ही डिवाइड जाएगा ना। तो के की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो है 1। तो अगर मैं के को उसके लोअर बाउंड से रिप्लेस करूं और के यहाँ पे न्यूमरेटर में नेगेटिव में है, ठीक है ना, तो अगर के की बड़ी वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट छोटा होगा, छोटी वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे के को मैंने उसके लोअर बाउंड से रिप्लेस किया, तो बी नॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक काम और करते हैं यहाँ पे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी काम और कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अपन मान लेते हैं कि ए नॉट जो है वो बड़ा है बी नॉट से ना। अच्छा, तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि अगर मैं बी नॉट की जगह पे ए नॉट रखूं तो इसका अपर बाउंड ही मिलेगा आपको। बी नॉट की जगह पे अगर आप ए नॉट रखोगे तो ए नॉट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए नॉट आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए नॉट का स्क्वायर जो है उसमें अगर ए नॉट का डिवाइड करूं तो क्या आएगा, ए नॉट बचेगा और 1 अपॉन ए नॉट उसमें से माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ कम बचेगा। वो मैंने सब्ट्रैक्ट करने वाला पोर्शन जो है ना वो हटा दिया, तो इक्वालिटी गायब हो गई। तो यहां से एक बात ये पता चली कि कहीं ना कहीं A1 जो है ना वो छोटा है किससे, ए नॉट से, है ना। ठीक है ना साहब, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि A1 जो है वो ए नॉट से छोटा है। अब अगर यार A1 ए नॉट से छोटा है, मैंने तो ये माना था कि ए नॉट बी नॉट जो है, मैंने क्या माना था, मैंने यहाँ पे ये माना था कि जो अपना ए नॉट कॉमा बी नॉट है वो एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, और ए नॉट प्लस बी नॉट क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल, सबसे छोटी वैल्यू है। लेकिन बट, है ना, यहाँ पे जो A1 छोटा है ए नॉट से, A1 छोटा है ए नॉट से, ये जो रिजल्ट आया अपने पास में, क्योंकि इस इक्वेशन के दो रूट है ना। इस इक्वेशन के कितने रूट है, दो रूट है। एक तो ए नॉट है, ए नॉट कॉमा बी नॉट, है ना, और दूसरा रूट जो आया वो आया अपना A1 कॉमा बी नॉट, है ना, ऑल्सो सेटिस्फाइज, है ना, ऑल्सो सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाई दी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू के, है ना, इसको सेटिस्फाई करता है ना, ठीक है ना साहब, है ना। तो दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वन। एंड क्या खास बात है कि इसमें खास बात ये है ना साहब कि इसमें अपना जो A1 प्लस बी नॉट है ना इज स्मॉलर देन किससे, ए नॉट प्लस बी नॉट से, ठीक है साहब। ए नॉट प्लस बी नॉट से क्या है, स्मॉलर है। मतलब पहले जो आपने स्मॉलेस्ट माना था उससे भी स्मॉलर वैल्यू आपके पास में आ गई है ना। तो बाय फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट वी कैन से दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अपना ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अपना। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब भाई ये है कि अपने पास में दो चॉइस थी यहाँ पे। कितनी चॉइस थी, दो चॉइस थी ना। पहली चॉइस ये थी कि अगर अपना A1 जो है ना, जो दूसरा रूट है वो या तो ए नॉट से छोटा होगा या फिर जीरो होगा, या फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। कैसे यार देखो, ए नॉट प्लस A1 जो है वो के बी नॉट के बराबर है ना।
अभी यहाँ से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूं तो के बी नॉट माइनस ए नॉट हो जाएगा, और उस a1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूट करूं, सॉल्व करूं, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे दो रिजल्ट मिलेंगे अपने को ना। कितने रिजल्ट मिलेंगे? दो रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि ए नॉट जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी ली थी और अपन ने सबसे स्मॉलेस्ट ली होगी, क्योंकि ए नॉट प्लस बी नॉट को स्मॉलेस्ट माना था, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट ली होगी। उससे छोटा a1 निकलेगा, है ना, a1 अगर उससे छोटा निकलेगा, है ना, तो और उसके ऊपर सोल्यूशन एक्सिस्ट नहीं कर रहा, है ना, तो डेफिनेटली आगे चल के, है ना, डेफिनेटली आगे चल के, जैसे ए नॉट के लिए a1 निकला है, फिर a1 के लिए a2 निकलेगा, a2 के लिए a3 निकलेगा, है ना, है ना। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन विच इंप्लाइज दैट कि ए नॉट से छोटा a1, a1 से छोटा a2, a2 से छोटा a3 एंड सो ऑन, चीजें निकलती जाएंगी ना। तो जब ये चीजें निकलती जाएंगी, है ना, तो आपको पता है कि एक फिक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर से छोटे, है ना, स्ट्रिक्टली मैनी, इनफाइनेटली मैनी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर करता है एग्जिस्ट, अगर करता है तो एग्जिस्ट कब करेगा? वो एग्जिस्ट तब करेगा जब ए नॉट इक्वल टू ए वन दैट इक्वल टू ए टू दैट इक्वल टू सारे के सारे क्या हो जाए साहब? जीरो हो जाए। सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब अगर ये सारे के सारे जीरो हो जाए, मान लो अगर ये सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बताओ, उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर ये सारे के सारे जीरो हो जाएं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, है ना? उस सिचुएशन में ये होगा कि मैं अगर a1 को जीरो रख देता हूँ ना, a नॉट को स्मॉलेस्ट रख देता हूँ और a1 को जीरो रख देता हूँ, तो उस सिचुएशन में यहां पर इस जगह पर अगर मैं a1 को जीरो रखता हूं तो ये इंप्लाई करेगा कि b नॉट स्क्वायर माइनस k जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि k जो होगा ना साहब, अपना k जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? b नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बट अगर आप इस चीज को भी नहीं मानते हो, अगर आप इस चीज को भी नहीं मानते हो तो फिर आप ये बोल सकते हो ना यार कि देखो, अगर आप इस चीज को नहीं मानते हो तो आप सिंपल टर्म्स में एक बात बोल दो। क्या बोल दो? सिंपल टर्म्स में आप एक बात बोल दो यार कि अगर आप या तो ये मान लो, है ना, ये अगर आप नहीं मानते हो तो जहां पे अपने को कॉन्ट्राडिक्शन मिला, जहां पे अपने को क्या मिला? कॉन्ट्राडिक्शन मिला, वहीं पे हम ये बोल देंगे कि हमने जो अजम्पशंस लिए थे वो क्या हो गए? रॉन्ग हो गए, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी प्लस वन जो था वो जो के बराबर था, जहाँ पे के परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, वो अजम्पशन हमारा क्या था? रॉन्ग था। ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस वन जो होगा दैट इज इक्वल टू के होगा, वेयर, है ना, के इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना साहब? होप सो आपको ये आईएमओ का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना साहब? होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आईएमओ 1988 से। ठीक है, बात करते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन जहरीले सवाल पे, है ना। ठीक है, एक और बढ़िया बेहतरीन जहरीले सवाल पे बात करते हैं ना। क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आईएमओ 2007 से, है ना। ठीक है ना, एसओएफ वाला आईएमओ नहीं है 2007 से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट ए एंड बी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ए और बी क्या है साहब? पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। और आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ 4ab माइनस वन डिवाइड करता है 4a स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर को, देन हमें प्रूव करना है कि a इक्वल टू क्या होगा? b होगा ही होगा ना। अच्छा, तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो वी विल, ठीक है ना, वी विल शो दिस, है ना, वी विल प्रूव दिस, है ना। और हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, है ना। इसका यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे ना। ठीक है ना, हमने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया। तो हम इसके अपोजिट अज्यूम करेंगे, हाँ, यानी हम बोल देंगे लेट अस अज्यूम दैट कि 4a स्क्वायर माइनस वन का जो होल स्क्वायर है, या फिर हम ये बोल दें कि 4ab माइनस वन जो है वो डिवाइड करता है 4a स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर को। ठीक है ना, ठीक है ना, और ये इसको डिवाइड करता है, और ये एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा ना। तो इसको क्वाड्रेटिक अगर बनाना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा।
है ना। सबसे पहले अपन ने बोला कि यार देखो 4ab माइनस वन कहीं ना कहीं आपका डिवाइड कर रहा है किसको, 4a² माइनस वन के होल स्क्वायर को। और अगर इसके अंदर इसको ये अपॉन ये को के मानते भी हैं तो क्वाड्रेटिक तो नहीं बन पाएगी, ये पावर 4 वाला कुछ बनेगा और बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन बनेगा ना, जिसमें पावर 4 पावर 2 पावर 1 वाले टर्म्स भी होंगे ना, तो वो थोड़ा सा अजीब सा चीज़ बन जाएगी, जो कि मुझे लगता नहीं है कितना बेनिफिशियल होगी हमारे सॉल्व करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, 4ab माइनस वन है ना, तो 4a² माइनस वन का होल स्क्वायर तो है ही अपने पास में। तो एक काम किया, इसमें b² का मल्टीप्लाई किया है ना, और उसमें से माइनस कर दिया 4ab माइनस वन का, 4ab माइनस वन का एक मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल, जिसमें 4a³ माइनस 2ab। ठीक है, सोचते हैं अगर आगे वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है ना, सोच समझ के। अगर मैं 4a² माइनस वन का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 16a² माइनस में 8a² और प्लस में 1 होता है, उसको b² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16a⁴ b² माइनस 8a² b² और प्लस में b² बनेगा। तो इसमें माइनस होने के लिए मुझे चाहिए कि ये सारे टर्म कट जाए ना, और एक क्वाड्रेटिक टर्म बचे, वो भी बहुत छोटा सा प्यारा सा। तो मैंने 4ab माइनस वन के मल्टीप्लाई में 4a³ इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 16a⁴ b² कैंसिल हो जाए। तो आप जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 16a⁴ b² है ना, जो कि ये दोनों कट जाएंगे ना। और जब 4ab माइनस 2ab से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस का होगा तो प्लस का 8a² b² बनेगा, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे ना। तो अभी अपने को इसके मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा चाहिए कि इसके मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा चाहिए जो कि कम से कम परेशान करे अपने को ना, कम से कम परेशान करे। तो यहाँ पे एक टर्म लिखनी है अपने को, एक टर्म और ले लेते हैं है ना, ताकि थोड़ी आसान सी क्वाड्रेटिक बन जाए ना, क्योंकि सिर्फ b² रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करें, प्लस में प्लस में 1 ले लेंगे। b² वाला टर्म अपने पास है, a² वाला टर्म आ जाए, कैसे ना कैसे आ जाए। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत किया अपन ने, वेट, यहाँ पे मिडल वाला टर्म क्या आएगा, 8a² b² ही आएगा ना, करेक्ट था। तो एक टर्म सोचते हैं इसके लिए है ना, एक टर्म सोचते हैं इसके लिए, तो क्या हो सकता है वो टर्म। अगर वो टर्म मैं सोचूं, अगर वो टर्म मैं a² लूं लेट से, ठीक है, ठीक है, तो 4ab को 4ab को जब मैं a² से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4a³ b आ जाएगा, और मतलब मैंने 4ab को इससे किया ये टर्म आया, 4ab को इससे किया ये टर्म आया, 4ab को a² किया तो ये टर्म आया। और ये a² लेने के पीछे रीजन ये है कि क्योंकि जब ये माइनस का 4a³ b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4a³ b यहाँ पे आना था, तो उसको काटने के लिए भी कोई टर्म होनी चाहिए है ना, एक माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, राइट। फिर -1 जब माइनस 2ab से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2ab, और -1 जब प्लस a² से हुआ तो माइनस का a² है ना, ऐसा कुछ है ना, नहीं प्लस का a², और 2ab माइनस का, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस और ये 3 माइनस ना, तो 2ab माइनस का और a² प्लस का, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने क्या लिया कि 4a² माइनस 1 का होल स्क्वायर जो था उसको b² से मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस किया 4ab माइनस 1 का 4a³ b माइनस 2ab प्लस a² टाइम्स, है ना। ये सोचना इस क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये सोचना ही था,
ये एक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। अगर ये सोच लिया तो ये क्वेश्चन जो था वो रिड्यूस हो गया 4ab माइनस 1 डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बन गया 4ab माइनस 1 डिवाइड्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इतने आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि अगर 4ab माइनस 1 4a स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 4ab माइनस 1 ए माइनस बी के होल स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर आप यहां तक पहुंच गए ना भाई, तो अब आप मान लीजिए, है ना, अब आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए सवाल को, ठीक है ना साहब। अब आप मान लीजिए, है ना, क्या मान लीजिए, अब आप मान लीजिए कि ठीक है ना, नाउ अब हम मान लेते हैं कि नाउ लेट अस अज्यूम दैट, नाउ लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट, क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसमें अगर 4ab माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट k आता है ना, ठीक है ना। अच्छा, क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है अपना k, है ना, ठीक है ना, सच दैट a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है ना साहब। और देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन, ठीक है ना साहब, a नॉट कॉमा b नॉट ऑफ अबाउ इक्वेशन, ठीक है ना। एक ऐसा सोल्यूशन a नॉट कॉमा b नॉट एग्जिस्ट करता है अबाउ इक्वेशन का, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में सच दैट ए नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू बी नॉट और ए नॉट ग्रेटर देन बी नॉट है ना, एंड ए नॉट प्लस बी नॉट इज मिनिमम, ठीक है ना साहब। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में 4ab माइनस 1 है ना, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, k आ रहा है। k कोई एक इंटीजर है, k क्या है, कोई एक इंटीजर है ना, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमने मान लिया कि a और b बराबर नहीं है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab माइनस 1 दैट इज इक्वल टू k है, उसमें a और b आपस में बराबर नहीं है कभी भी, है ना, ये हमने मान लिया। मतलब इस चीज में 4ab माइनस 1 का डिवाइड जाता है, k का इंटीजर होने का मतलब है कि a माइनस बी होल स्क्वायर में 4ab माइनस 1 का डिवाइड जाता है, और a और b बराबर नहीं है। और फिर इसका एक सोल्यूशन माना a नॉट बी नॉट, तो उसमें डेफिनेटली a नॉट बी नॉट भी बराबर नहीं होंगे, a नॉट को बड़ा मान लिया b नॉट से, है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है ना। और a नॉट प्लस बी नॉट को मिनिमम करार दे दिया ना। अब इसके बाद में क्या करें, बाय वेटास जंपिंग हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, उसको अपन बोल सकते हैं k टाइम्स 4ab माइनस 1। तो इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4kab और माइनस माइनस प्लस का k दैट इज इक्वल टू 0, है ना। बहुत आसान, इसकी एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और a कॉमन आएगा तो 2x, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा b और माइनस में क्या 4k 4bk, है ना, 4bk, है ना, और प्लस में लास्ट में बी स्क्वायर माइनस के दैट इज इक्वल टू 0। यानी सिंपल काम क्या किया मैंने, क्वाड्रेटिक बना ली, है ना, क्वाड्रेटिक बना ली, है ना, क्या किया मैंने, क्वाड्रेटिक बना ली इन टर्म्स ऑफ a, है ना, a के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना ली। अब जब a के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना ली तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने बोला कि इसका जो एक सोल्यूशन है ना, वो एक सोल्यूशन है a नॉट और दूसरा सोल्यूशन a1, ये लेट कर लिया मैंने ना। अभी a1 को मिनिमम दिखाना है, a1 को क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, और उसके लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो बहुत बढ़िया, मजे ही आ जाएंगे ना। तो क्या करें, हाँ, तो एक काम करते हैं बाय वेटास रिलेशन, है ना। तो वेटास रिलेशन से अपन बोल सकते हैं कि a0 प्लस a1 जो होगा वो बराबर होगा 2 टाइम्स, अरे अरे यहाँ पे 2 कॉमन लिया, कुछ गलत कर रहे हैं ना, देखो दिख गया 4kab जो था उसमें से 2a कॉमन लिया, तो 2
के बी बचेगा, ठीक है। तो वेटास रिलेशन निकालेंगे, ए जीरो प्लस ए नॉट लिखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू प्लस का 2 टाइम्स बी माइनस 2 के बी, है ना, ठीक है। तो बी भी कॉमन ही ले लेता मैं, या फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2b प्लस 2b प्लस, अंदर प्लस बचेगा, दोनों नेगेटिव थे, तो 2b प्लस 4kb ये बचेगा अपने पास में, ठीक है। ए जीरो प्लस ए वन। एंड एक्चुअली जब हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना तो b को b नॉट में कन्वर्ट करेंगे भाई। क्यों कन्वर्ट करेंगे उसका भी रीजन बता देता हूँ। b को b नॉट में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि a नॉट अगर अपन इसका एक सोल्यूशन मान रहे हैं तो a नॉट आएगा कब, जब b की जगह b नॉट रिप्लेस करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ए जीरो प्लस ए वन की वैल्यू 2b नॉट प्लस में 4kb नॉट आएगा, और ए जीरो इंटू ए वन जो होगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आएगा b नॉट का स्क्वायर माइनस के। अच्छा, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई अपने पास में। क्या क्या वैल्यूज आ गई, यानी हम a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 की वैल्यू एक तो आ गई 2b नॉट प्लस में 4kb नॉट माइनस में a नॉट, है ना, एक तो वैल्यू आ गई। और एक वैल्यू a नॉट को जब डिवाइड में भेज देंगे तो हो जाएगा b नॉट का स्क्वायर माइनस में के अपॉन में a नॉट, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके। अब ये वैल्यूज आने के बाद में अपन को कॉन्ट्राडिक्शन लेके आना है ना। क्या लेके आना है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके आना है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लाया जाएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लाया जाए। तो यार भाई कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम ये कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए कि एक रिलेशन कहीं से अपन लेके आए, ठीक है ना, एक रिलेशन अपन कहीं से लेके आए कि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमने ये माना है कि ए नॉट प्लस बी नॉट क्या है, मिनिमम है। अब अगर ए नॉट प्लस बी नॉट मिनिमम है तो डेफिनेटली ए नॉट मिनिमम होगा, है ना। तो ड्यू टू मिनिमैलिटी ऑफ ए नॉट, है ना, ए नॉट की मिनिमैलिटी की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए वन होगा ना वो छोटा होगा ए नॉट से, ठीक है। अब अगर ए वन छोटा होगा ए नॉट से तो ए वन की वैल्यू क्या आई है अपने पास में, ये वाली वैल्यू आई है, ए वन की वैल्यू ये वाली आई है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा कि बी नॉट का स्क्वायर माइनस में के अपॉन में ए नॉट दैट इज लेसर देन ए नॉट। तो ए नॉट को इधर फेंक देंगे, है ना, ए नॉट को इधर फेंक देंगे तो क्या लगता है, अच्छा एक माइनस की और गलती कर रहे हैं क्या, ये प्लस का के माइनस का कब हो गया कुछ भी हो जा रहा है भाई, प्लस माइनस की गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है, सॉरी। तो बी नॉट स्क्वायर प्लस के अपॉन में ए नॉट जो है वो लेस देन है ए नॉट से, तो ए नॉट को इधर फेंकेंगे तो बी नॉट का स्क्वायर जो है प्लस में के दैट इज लेसर देन ए नॉट का स्क्वायर। तो बी नॉट स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो के जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, ए नॉट स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी नॉट स्क्वायर। फिर एक बालक बोलेगा सर एक काम करते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, के की वैल्यू ये वाली रख देते हैं और के की वैल्यू जब ये वाली रखेंगे तो उसमें ए नॉट बी नॉट भी रख देते हैं। मैंने कहा ओके रख देते हैं। तो के की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे ए नॉट माइनस बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 4 ए नॉट बी नॉट माइनस 1, है ना, दैट इज लेसर देन ए नॉट स्क्वायर माइनस बी नॉट स्क्वायर। फिर एक बालक ने कहा सर इसका फैक्टराइजेशन कर दो, तो इसका फैक्टराइजेशन किया साहब, है ना, इसका फैक्टराइजेशन किया ना, क्या फैक्टराइजेशन किया, ए नॉट प्लस बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस बी नॉट। अब फैक्टराइजेशन कर दिया तो एक फैक्टर ये वाला कट गया क्योंकि ए नॉट इज ग्रेटर देन बी नॉट लिया था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड से कैंसिल हो सकती है, कर दी कैंसिल। तो यहाँ पे ए नॉट माइनस बी नॉट लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और इसका डिनोमिनेटर फेंक दिया राइट हैंड साइड में, है ना, डिनोमिनेटर किधर फेंक दिया, राइट हैंड साइड में, है ना, क्या लगता है अभी राइट हैंड साइड में फेंक दिया डिनोमिनेटर। अच्छा उल्टा लिखते हुए आ रहे हैं क्योंकि हमने ये बोला कि क्योंकि हमने ये बोला कि ड्यू टू मिनिमैलिटी ऑफ ए नॉट, है ना, तो ए नॉट मिनिमम माना है अपन ने, तो हम बोलेंगे ना कि ए वन बड़ा और ए नॉट छोटा, है ना। ये गलती कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हटा देता हूँ मैं पूरा ही, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बोला कि क्योंकि ए नॉट प्लस बी नॉट मिनिमम है ना,
तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि A1 छोटा होगा ना, तो A1 छोटा नहीं होगा तो A1 को पहले बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि A0 तो मिनिमम माना है अपन ने, है ना, A0 को क्या माना है, मिनिमम, तो अपन A1 इज ग्रेटर देन A0 मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला केस डायरेक्टली मानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने पहले माना हुआ है कि A0 प्लस A0 जो है वो मिनिमम क्वांटिटी है, तो हमने सोचा कि A1 बड़ा और A0 छोटा है, तो उस सिचुएशन में A1 की जो वैल्यू यहाँ से उठाई B0 स्क्वायर प्लस के अपॉन में A0, वो यहाँ पे रखी अपन ने, और ग्रेटर देन A0 किया, A0 को उधर फेंका, तो डेफिनेटली अपने पास में क्या मिल रहा है अपने को, B0 स्क्वायर प्लस में के दैट इज ग्रेटर देन A0 का स्क्वायर, B0 स्क्वायर उधर जाएगा तो के दैट इज ग्रेटर देन A0 स्क्वायर माइनस B0 स्क्वायर, तो अब वहाँ पे फैक्टर कर लो, है ना, तो A0 प्लस B0 और A0 माइनस B0, फिर एक बच्चा बोलेगा कि हम यहाँ पे के को रिप्लेस कर देते हैं, अब आपकी चॉइस है के को रिप्लेस करो या फिर इसकी इनइक्वालिटी बनाओ, वो आपकी चॉइस है ना। अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे A0 माइनस B0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में 4 A0 B0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आज प्लस माइनस के एरर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए सॉरी, है ना। अभी A0 माइनस B0 से ये पावर कट जाएगी, है ना, पावर कटेगी तो ये वाली क्वांटिटी जब आप इधर फेंकोगे तो A0 माइनस B0 का जो वैल्यू है ना साहब, वो बड़ा हो जाएगा A0 प्लस B0 मल्टीप्लाई बाय 4 A0 B0 माइनस 1। अब आपको एक बात पता है कि A0 B0 किस में से बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर्स में से ना, किस में से बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर्स में से, ठीक है ना साहब, पॉजिटिव इंटीजर्स में से A और B थे, तो A0 B0 भी पॉजिटिव इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम और डिफरेंस, है ना, इधर डिफरेंस है और वो डिफरेंस बड़ा है दो के सम और 4 टाइम्स दो के प्रोडक्ट -1 से, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ना, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे इसी को आप कॉन्ट्राडिक्शन मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि A0 माइनस B0 जो वो बड़ा हो जाए A0 प्लस B0 टाइम्स 4 A0 B0 माइनस 1 से, है ना, ये अपना एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से क्या बोलेंगे अपन, दिस इंप्लाइज दैट A0 इज नॉट मिनिमम, A0 इज नॉट मिनिमम, ठीक है ना साहब, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आया किसकी वजह से साहब, ये इस वजह से आया है क्योंकि आपने ये माना कि A0 जो है वो क्या है, A1 से छोटा है यार, मिनिमम है A0, ये आपने माना, तो वहां से आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया मतलब आपने दिखाया, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का एक रूट जो था उसको आपने मिनिमम माना, तो दूसरा वाला रूट जो है ना उसको आप बड़ा दिखाओगे मिनिमम वाले रूट से, और फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखा कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया आपको, और वो कॉन्ट्राडिक्शन मिलने की वजह से आपको ये पता चल गया कि आपने जो एक रूट को मिनिमम माना था वो एक्चुअली में मिनिमम नहीं है, और वो एक्चुअली में अगर मिनिमम नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्स, है ना, ये क्या देगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट्स आर हाइपोथेसिस, ये अपने हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है ना। सो है ना, सो हम क्या बोल सकते हैं, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4AB माइनस 1 है वो डिवाइड करेगा किसको, 4A स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को, देन A इक्वल्स टू क्या होगा, B होगा, हेंस प्रूव, ये बात हम बोल रहे हैं, क्लियर, मतलब ये हमने प्रूव नहीं किया, ये हमने उसका अपोजिट वाले को डिसप्रूव कर दिया कि A नॉट इक्वल टू B वाला जो केस था ना उसको अपन ने डिसप्रूव कर दिया, ठीक है ना, उसको अपन ने डिसप्रूव कर दिया, तो फिर एक ही केस बचा कि A इक्वल टू B होगा, दैट इज द सॉल्यूशन। ये अपना क्वेश्चन था साहब कौन सा, IMO 2007 का ना, दोनों ही क्वेश्चन वेटास जंपिंग से अपन ने किए, मतलब हमने क्या किया, प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक में, एक रूट को मिनिमम माना, दूसरे रूट को मिनिमम वाले रूट से ग्रेटर दिखा के कॉन्ट्राडिक्शन लेके आए, तो वहां से ये पता चला कि जो पहला वाला रूट जिसको आपने मिनिमम माना था वो मिनिमम नहीं होगा, अब वो मिनिमम नहीं होगा मतलब जो आपने अजम्पशंस किए थे सारे अजम्पशंस उल्टे, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपने अज्यूम किया था कि A इज नॉट इक्वल टू B उसका रिवर्स ट्रू हो जाएगा कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये वेटास जंपिंग से अपन ने 2 सवाल किए, IMO 1988 और IMO 2007, है ना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करिएगा, है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में, है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है ना, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है ना, ईरान 2013 का क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं है कि वेटास जंपिंग के क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत सालों में कोई ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नहीं,
हर एक साल किसी ना किसी कंट्री के किसी ना किसी पेपर का कोई ना कोई क्वेश्चन वेटास जंपिंग से बड़े आराम से बन रहा होता है ना। ये रिपीटेडली यूज टॉपिक्स हैं, बट हाँ आईएमओ जैसे एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक साल एक क्वेश्चन विटास जंपिंग पे दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट लाइक दैट कि हर साल इस पे क्वेश्चन आएगा, है ना। बट हाँ जब भी आएगा विटास जंपिंग आप लगा सकते हो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये बहुत आसानी से सॉल्व करने की आपको क्या देता है, एक परमिट देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में सपोज दैट ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 2ab+1 जो है वो डिवाइड करता है a²b² + 1 को। तो अपने को प्रूव करना है ए और a इक्वल टू बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a इज नॉट इक्वल टू बी मानेंगे, है ना, a इज नॉट इक्वल टू बी मानेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये अपॉन में ये रख के अगर k मानते हैं तो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, है ना। आईएमओ 2007 वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बन नहीं रही थी, उसको बनाने के लिए क्या किया अपन ने, उसको रिड्यूस किया ना, 4ab-1 का एक बड़ा फैक्टर माइनस किया, है ना, न्यूमरेटर के b² टाइम्स में से, ताकि अपना एक क्वाड्रेटिक बन जाए, राइट। इसमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बन रहा है तो डायरेक्टली k के बराबर मानोगे और लिख दोगे कि a इज नॉट इक्वल टू b, है ना। और फिर सॉल्व करोगे, एक रूट को मानोगे, है ना, तो एक रूट को मिनिमम मानोगे, दूसरे रूट को सेटिस्फाई करोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको आज की कहानी समझ में आई होगी, है ना। चलिए ना, आपको ये कहानी होप सो समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है ना। रेस्ट आई थिंक सफिशिएंट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कुछ अपडेट्स, कुछ कमेंट, कुछ अगर लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई दूसरा मेथड पता था, दूसरा मेथड अच्छा था, दूसरा मेथड हल्का था, भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अपने सॉल्यूशन का, भेज दीजिए टेलीग्राम पे, है ना। और अगर इस पे कुछ चर्चा करनी है तो इनमो टीसी के कैंप में जुड़ जाइए, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी इन जैसी ही प्रॉब्लम्स पे रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड।